जैसे अभी जिन्होंने पीआरसी पास किया उनका तो जेन्युइन टाइम ही ये बनता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम चंद दिनों में पढ़ के पेपर पास कर सकते हैं, तो हम उन दिनों के अंदर ही पढ़ना शुरू कर लेंगे। और ये काफ़ी टाइम है, ये काफ़ी टाइम है मेरे बच्चों। यकीन कर लो, ये नहीं कहना कि खुदा न खासा मैं आपका वैसे ही आपको हौसला दे रहा हूँ, लेकिन ये वाकई ही इतना मुनासिब टाइम है कि आप मुनासिब पेपर रख के उनको पास कर सकते हो। लेकिन रखना मुनासिब पेपर ही, ये ना हो कि क्योंकि हर बंदे को अपनी औकात, मतलब अपनी औकात का पता होता है। ठीक हो गया, उस लिहाज से पेपर रखना मेरे बच्चों। ये ना हो कि लास्ट टाइम जैसे मान लो कि कुछ बच्चे पहले 3 पेपर रखते थे, नो डाउट, वो बी लॉ सी लॉ हुआ करता था, साथ R1 या टैक्स कर लिया करते थे। वो दोनों पेपर बड़े छोटे से 2 पेपर थे, अलग अलग। अब वो दोनों पेपर मर्ज हो गए, बीएलडी बन गया। अब बीएलडी के साथ कोई पेपर रखना हो तो बेहतर यही है कोई एक रख लो। लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा, यकीन कर लो, 3 रख के भी कर सकते हो, आप 2 भी कर सकते हो, एक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। देखो, इतना, यानी कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, आप किसी भी बच्चे को रोक के पूछ लेना, मेजोरिटी बच्चे वो होंगे, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू करना है। पहले वो दाखला भेजेंगे जो 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग भी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो चीजें तकरीबन बराबर होंगी। और दूसरी मजे की बात क्या है, जब उनका सिलेबस खत्म होगा तभी आपका सिलेबस भी खत्म होगा। अच्छा। तो जब दोनों सिलेबस भी खत्म हो रहे हैं टाइम पर, उसी टाइम पर, तो सब बराबर ही चल रहा होगा ना मेरे बच्चों। तो इसलिए ये हो सकता है कोई, ये जब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट खत्म हो रहे होंगे ना रेगुलर वाले, उस वक्त ये टैक्स खत्म होगा। बीएलडी वैसे ही इंशाल्लाह 31 को एंड हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। दो सा भी इंशाल्लाह 5-7 फरवरी तक, जैसे अकाउंटिंग और टैक्स ये दोनों इकट्ठे खत्म होंगे 5-7 फरवरी तक इंशाल्लाह, नॉर्मली वहीं पे खत्म होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश भी तो यही होती है ना कि कम से कम हम क्लास के अंदर ही मैक्सिमम तैयार कर लें, कि बाद में देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स, कभी ये टैक्स प्रैक्टिसेस हुआ करता था। शुरुआत करते हैं आज की। ये कभी इस सब्जेक्ट का नाम टैक्स प्रैक्टिसेस हुआ करता था, अब आप देखोगे नई स्कीम आई है, उन्होंने इस सब्जेक्ट का नाम बदल दिया है। ना तो काम बदला, ना चैप्टर बदले, बदला क्या है, नाम, यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान स्टाइल है। होता ना कि कोई जैसे हमारी जो मरियम नवाज है, उन्होंने कुछ स्कूल, कुछ हेल्थ सेंटर, कुछ इस तरह के उनके नाम बदल दिए, काम वही है जो पहले कर रहे थे, पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे, लेकिन नाम बदल के कम से कम उन्होंने अपना नाम वहां पे चिपका दिया। तो इसी तरह मेरे बच्चे, इन्होंने भी ये नाम, क्योंकि उस नाम से ना इस सब्जेक्ट की नेचर पे जरा थोड़ा सा ना उसमें लोगों को डाउट हो रहा था। डाउट मतलब क्या, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टेक्स्ट प्रैक्टिस, वो जो जो लोग प्रैक्टिस में बैठे हैं ना, जो लोग आपके फॉर्म बना के बैठे होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ इस तरह के या लॉयर हैं, जो लोगों को टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शायद उनके लिए था। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से देखो, आप लोगों ने खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रैक्टिस थोड़ी होना है, आपने बिजनेस में भी तो जाना है। अब वहां पे भी तो चीजों का पता होना चाहिए, आपने वहां पे कुछ लॉज की रिक्वायरमेंट को, ये टैक्स लॉज है याद रखिएगा। जैसे आपने बी लॉ पढ़ रहे हो, उसी तरह आपने टैक्स लॉ भी पढ़ना है। ये बिल्कुल 100% कानून है। बस इसमें दिक्कत ये होती है कि बात आपने कुछ कैलकुलेशंस भी कर, कुछ नहीं बल्कि आपने काफी ज्यादा कैलकुलेशंस भी करनी है। तो याद रखना, दोनों सब्जेक्ट्स की नेचर बिल्कुल सेम है। पढ़ेंगे वहां पे भी थ्योरी और पढ़ेंगे यहाँ पे भी थ्योरी। यहाँ पे वहां पे जस्ट अप्लाई करेंगे सिचुएशन के ऊपर, यहाँ पे क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी इसमें नेचर है, वहां पे जब आप अप्लाई करेंगे तो सामने चीजें प्लस माइनस वाली होंगी। बाकी दोनों आपने जैसे हैं वैसे ही याद करने हैं। तो अब इसका नाम बदल के मेरे बच्चे रख दिया गया टैक्सेशन प्रिंसिपल्स और कंप्लाइंस। यानी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या बिजनेस में हो, तो मेरे बच्चे वहां पे आपने कुछ असूल हैं टैक्स से रिलेटेड, उन असूलों को, ये जो हम पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, इसके अंदर सुनहरी असूल ही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बना के आपको दिए हैं। तो उस एक तो आपको उन असूलों को बताना है, और दूसरा खाली असूलों का पता ना हो, आपने उनकी पासदारी भी करनी है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्टली आपको कंप्लाइंस कंप्लाइंस के मामलों के बारे में बताएंगे, कि टैक्स रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है, अगर प्रॉपर नहीं फाइल कर रहे होंगे किस तरह आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह आपके खिलाफ ऑडिट होगा, और किस तरह अज्यूम कर लो कि आपने जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। इस तरह की चीजें ये कंप्लाइंस में कवर होंगी। तो इसमें लॉ की तरफ से रेफर किया गया, ये नहीं हुआ कि सिर्फ प्रैक्टिस वालों के लिए ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे लॉज का भी बताया जाएगा, और फिर आगे में बच्चे जो अगर कोई लॉ की खुदा ना खासा कंप्लाइंस ना करे और कैसे कंप्लाइंस की जाएगी उसके बारे में बात होगी। तो अब इसका नाम रख दिया गया टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंस, है ये F2। चैप्टर चैप्टर चेंज नहीं हुए मेरे बच्चों, चैप्टर जैसे पहले थे सब कुछ वैसे ही है। हाँ, अगली बात जो चेंज हुई है, वो चेंज हुई है मेरे बच्चे इसका पेपर पैटर्न के बारे में, क्योंकि जरा थोड़ा सा यहीं पे रखे, क्योंकि फिर हमने बाद में जब ये डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पहली दफा टेक्स्ट के अंदर भी एमसीक्यूज भी आ गए। यानी कि पहले जाहिर बात है इसमें एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे, ये फर्स्ट टाइम आए, 10 नंबर के आए, ज्यादा नहीं आए लेकिन काफी हैं। काफी हैं 10 नंबर, मतलब आसानी से आप ये 10 नंबर हासिल कर सकते हैं, जितनी आसानी से आप करते हो, आप पता है, क्योंकि पीआरसी अभी भी आप कुछ बच्चे पास करके आए हो, कितनी आसानी से हासिल कर लिया आपने। कोई बात का तुक्कों से भी आपने एमसीक्यू सही कर दिया होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो यहाँ पे भी तुक्के से भी कुछ सही होने के चांसेस होते हैं। खैर, तो अगर हम टैक्स के पेपर का मॉडल देखें कि किस तरह का हमारा पेपर होगा, अब इन्होंने जैसे हमारा बिलो का पेपर हुआ करेगा, इस तरह सेक्शन में डिवाइड कर दिया इसको। एक होगा इसका सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी।
जो सेक्शन ए होगा मेरे बच्चे, इसकी जो मार्क्स कवर होंगे वो कहता है कि 60 से 70 नंबर का वो सेक्शन ए है। सर सेक्शन ए से यहाँ पे मुराद क्या होगी मेरे बच्चे? सेक्शन ए के अंदर उसने कहा कि जो पूरा सिलेबस है हमारा, उसके वो छोटे छोटे सवाल बना के कुछ एमसीक्यूज की शक्ल में और कुछ शॉर्ट एप्लीकेशन, ये नहीं होगा कि वो खाली नॉलेज होंगे, एप्लीकेशन भी होंगे और नॉलेज बेस भी होंगे, छोटे छोटे सवालों की शक्ल में आपसे ज्यादा एरिया को प्रेज्यूम कर लो एग्जामिन किया जाएगा। ये हमारा कवर होगा सेक्शन ए के अंदर, यानी कि यहाँ पे लंबे लंबे सवाल नहीं होंगे। यहाँ जरा थोड़े से सवाल शॉर्ट रख के आपसे उसको अप्लाई करवाया जाएगा या उसके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे या मेरे बच्चे एमसीक्यूज की शक्ल में। तो ज्यादा पेपर हमारा ये होगा। और जो लंबे लंबे सवाल हैं हमारे, वो मेरे बच्चे सेक्शन बी के अंदर उन्होंने रख दिए। सेक्शन बी हमारा वो जो बड़े बड़े जो इस तरह के टिपिकल जो हमारे, ये देखे ना, इसका कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगरचे ये क्वेश्चन थ्री थोड़ा सा है टू, तो लेकिन वो जिस तरह 2-3 सफ़ों का होता है उस तरह तो नहीं, फिर भी तो ये, फिर भी इन्होंने यार इतना भी क्या शॉर्ट रखा है, लेकिन फिर भी है जिस तरह के ये होते हैं। तो इसमें कोई तकरीबन एक ही सफ़े के ऊपर कोई सवाल शुरू होता है और उसमें खत्म हो जाता है तकरीबन। लेकिन बच्चे अगर हम जब दूसरे की बात करेंगे तो वहां पे जब ये सवाल शुरू होगा तो बात का दूसरे दूसरे सफ़े तक भी जाएंगे। यानी कि वो बड़े पैमाने पे जिसको कहते हैं कि जिस तरह के टिपिकल टेक्स्ट का सवाल आते हैं वो सेक्शन बी में रखते हैं, यानी कि डौने सवाल वो सेक्शन बी में होंगे। होंगे उसी तरह के, ये नहीं होगा वो लहदा से कुछ मिक्स पूछेगा सेल टैक्स और इनकम टैक्स में से, दोनों में मिक्स ही होगा। लेकिन वहां पे शॉर्ट नॉलेज बेस ज्यादा होंगे और साथ एप्लीकेशन भी होगी तो शॉर्ट में होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो कम्प्रीहेंसिव सवाल होते हैं उन्होंने सेक्शन बी में रख दिया। वो एरिया उसने रखा भी ज्यादा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को टेस्ट कर सके। ये ना हो कि खास एरिया में जब आप बड़े बड़े सवाल बनाते हो सिर्फ तो 3-4 सवालों के अंदर कवर करने की कोशिश करते हो तो सारी किताब उसी में आप खत्म हो जाती है। यहाँ पे वो छोटे छोटे सवाल उसने कई रख दिए कि चलें ज्यादा से ज्यादा एरियाज टेस्ट हो सके। तो ये मेरे बच्चे हमारा इस तरह का पेपर पैटर्न होगा। यानी कि मेन मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि दो हिस्से होंगे, सेक्शंस होंगे, करने आपने दोनों ही हैं। और एक में जो सेक्शन ए होगा वो थोड़ा सा उसमें एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लेकिन नॉलेज बेस भी और एप्लीकेशन भी, और दूसरा है ही सारे का सारा एप्लीकेशन और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। लो बेटा, परेशानी हो जाना ये फिगर शिगर इस तरह की ये चीजें देख। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये बाद में भी हम देखेंगे जब सवाल करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जब ये पेपर देगा आई कैप, तो उसमें क्योंकि आगे हमने कुछ टेबल शेप लाएंगे जो रेट शेड दिए होंगे डिफरेंट तरह के, वो रेट वगैरह मेरे पेपर के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं। चलो ऐसे ही ऑलरेडी पेपर के अंदर गिवन होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को कहते हैं ना ये चीजें गिवन होंगी, वो कहना ना ना सर फसान गई सर, एना तबार नहीं करना, याद कर लो इसको। तो ये रट्ठा लगाने की उन चीज़ों की जरूरत नहीं। जैसे ये टेबल्स होंगे कुछ कि अगर कितनी इनकम होगी तो कौन सा रेट लगेगा, सीखेंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन ये रेट आपने याद नहीं करने के, कहाँ तक की इनकम होगी तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा। ये आपकी किताब के अंदर ये सारे देखो, ये जो टेबल्स होंगे जब हम जिक्र करेंगे वो टेबल्स भी दिए होंगे। इवन यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ सिक्योरिटीज को बेचने के ऊपर गेन आया करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट किया करेंगे उसके रेट भी दिया करेंगे। ये सालों के लिहाज से होते हैं, कितने साल आपने रिटेन करके उसको बेचा। इसी तरह मेरे बच्चे आगे अगर कोई डिविडेंड की बात होगी तो डिविडेंड रेट भी उसमें दिए हुए हैं। तो कुछ टेबल्स होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट तरह के रेट्स दिए गए होंगे। तो डेप्रिसिएशन रेट वैसे मोस्टली होता है, ये वैसे कम होता है अक्सर। ये लाजमी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी नहीं है ये हमेशा दें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये जो ऊपर के डिविडेंड रेट अगर वो हो, ये वाले रेट्स और ये वाले ये टेबल शेबल ये बड़े, ये तो लाजमी वो देता है पेपर के अंदर। तो ये चीज़ें मेरे बच्चे पेपर के अंदर गिवन होंगी। लेकिन बहर वापस आइएगा, नहीं बेटा। तो एक तो हमें सब्जेक्ट के नाम का पता चल गया कि आज के बाद इसको बोला करेंगे टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंस। इसका नाम टैक्स प्रैक्टिसेस नहीं होगा। अगर कोई किताब आपको टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम पे मिले या कुछ दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जाहिर बात है पता चल जाएगा फौरन से ये हमारे नए सिलेबस स्प्रिंग 2026 के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे देखिएगा कि सिलेबस इसका 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। यानी कि इसमें 3 एरियाज हम डिस्कस करते हैं। एक होगा मेरे बच्चे जनरल बातें बताई जाती हैं, सिस्टम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टैक्स हम क्यों लगाते हैं, कुछ एथिकल कंसिडरेशंस आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद मेरे बच्चे इनकम टैक्स लॉज और सेल टैक्स लॉज। ये हमारे 3 एरियाज हैं जो हमने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने 19 चैप्टर्स के अंदर। इन 3 एरियाज को अगर हम देखें तो मेरे बच्चे उसने जो हमारा फर्स्ट एरिया होगा, जो पहले अभी हम चैप्टर भी देख लेंगे, वो टेस्ट करेगा। इसमें 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया, 3 एरिया है, एरिया 3 है टोटल ओवरऑल जो हमने पढ़ने हैं। और उसको 4 ग्रेड्स में उसने डिवाइड। इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है आपको, लेकिन पहली क्लास है थोड़ा बहुत तो बताना। तो 3 एरियाज हैं ओवरऑल जो पढ़ने हैं, उनको 4 ग्रिड्स में डिवाइड किया है। यानी कि जो इनकम टैक्स की ग्रिड है उसको उसने, ये जो हमारा दूसरा है इसके 2 ग्रिड बनाए होते हैं सादा अल्फाज। एक तो ये पहला जो ग्रिड ए होगा उसको ये 5 से 10 नंबर का होगा। अभी देखेंगे इसमें चैप्टर कितने होंगे 19 में से। जो ग्रिड बी होगा मेरे बच्चे, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा। इनकम टैक्स होता क्या अभी हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन आइडिया हो जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स होंगे ये। यानी कि आधे से ज्यादा पेपर तकरीबन वो ग्रिड बी से आएगा। और ग्रिड सी ये भी थोड़ा सा एरिया है, देखेंगे इसमें पहले। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, पुराने वक्तों में 3 ही ग्रिड हुआ करते थे, ग्रिड ए, बी और डी, मतलब सी हुआ करता था।
तो उसमें डी नहीं हुआ करता था। और डी मेरे बच्चे ये जो इन्होंने अलहदा से बना दिया ना, ये जो इनकम टैक्स के अंदर पहले ये कुछ 3 चैप्टर हुआ करते थे, तभी मैं आपको बताऊंगा, ये इसी का हिस्सा हुआ करते थे। बाज का इसमें से कोई 5-7 नंबर का टेस्ट कर लिया करता था, बाज का कर लिया, बाज का ज्यादा कर लिया, कुछ इस तरह के मामला हुआ करते थे। लेकिन अब भाई के आपने क्या कर दिया, इस एरिया को भी लहदा से ग्रेड बना दिया और कह दिया कि अब इसमें से भी लाजमी तौर पे 10 से 15 नंबर का सवाल आना ही आना है। यानी कि वो जो 3 चैप्टर्स हैं वो बड़े अहम हो गए। तो बस ये चेंज हुआ है इसके अंदर, बाकी तो सारा उसी तरह। सेल टैक्स में पहले से भी इतने ही मार्क्स का हुआ करता था, 20 से 30 नंबर की वेटेज हुआ करती थी, ये अभी भी उतने की ही है। तो इनकम टैक्स को चेंज कर दिया, यानी कि 3 है। एक तो जनरल प्रोविजंस है यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल वैसे ही, उसके बाद इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है। 2 टैक्स हमने पढ़ने एक्चुअली, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। इनकम टैक्स के उसने मजीद 2 हिस्से कर दिए। उसमें जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसने वो ग्रेड बी में कर दी, वो 50 से 60 नंबर। और जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, वो उसने 10 से 15 नंबर के चैप्टर ले रखा। अब ये चैप्टर कौन कौन से हैं, इसको भी देख ले। जो सबसे पहला ग्रेड है हमारा, जो जनरल डिस्कशंस करेगा एथिक्स के बारे में या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएगा टैक्स के, जो 5 से 10 नंबर का है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। अब ये बड़े सौखे से हैं, लेकिन हम शुरू के अंदर अगर इनको पढ़ना शुरू कर देंगे, ये अभी इनकी औकात तो को नहीं, देखो ना औकात कितनी है उनकी, 5 से 10 नंबर की, लेकिन हमारी औकात खराब कर देंगे। यानी कि हम शुरू के अंदर थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से बेस बनानी होती है। तो अगर हम उन्हीं चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर मैंने 2-4 सफ़े खत्म कर दिए ना, आपने कहना लैब या बंदा फड़का रहे हैं, असि खुदा ना खासा फुड़क जाएंगे देखो पढ़ाने। तो मैं उस तरफ जाऊंगे, यानी कि ये हम जब कभी खुदा ना खासा हमने रिलैक्स करना होगा ना, जब दिल करेगा यार थोड़ा सा, जिसको होता है ना बंदा खाते खाते बीच में कहता है कि यार कोई स्वीडिश भी हो, तो स्वीडिश के तौर पे हम कभी भी इन चैप्टर्स को 3 को पढ़ लिया करेंगे। ये नहीं होगा कि हम इसको डेडिकेटली शुरू से ही, आसान है ये, बच्चों वाली चीज़ें, यानी कि आपके लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन इनको पढ़ेंगे हम जब हमारा दिल किया करेगा। यानी कि एक एक 2-2 दिन के ये चैप्टर हैं। लेकिन अगर शुरू में पढ़ेंगे तो तकरीबन मेरा ख्याल है हफ्ते से ऊपर तो आराम से चला जाएगा, और हफ्ते बाद हम देखेंगे सिर्फ 5 नंबर का पढ़ा है। लेकिन हम उन एरियाज की तरफ जाएंगे जो हमारे पूरे इनकम टैक्स की बेस बनाएंगे शुरू के अंदर ही, ताकि उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको सीखें। औखे तो होंगे वो थोड़े से एमी, लेकिन मेरे बच्चे वो कम से कम पेपर पास करने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पे। इस ये जो होता है ना फास्ट ट्रैक, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। इसमें कोई खुदा ना खासा होता ना कि बंदा किसी को ऐसा पढ़ाए कि वो बल्ले बल्ले करे, इसमें कुछ नहीं होता है इस तरह का। उतना आपको पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे जितना आपको पेपर पास करने के लिए काफ़ी होता है। और अल्लाह का शुक्र है उतना पढ़ाया जाता है जितना पेपर पास करने के लिए काफ़ी है। तो होगा भी इतना, जब आप पेपर में बैठे होंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम वो सारा कुछ पढ़ के आए हैं और उस लेवल के हैं कि हम इस पे 50 नंबर लेने हैं ना। आपने आपको अल्हम्दुलिल्लाह 50 नंबर लेने के काबिल बना दिया जाता है यहाँ पे। ये जो 2-3 महीने पढ़ना है तो वो पूरा सेशन में पढ़ लो, 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की। लेकिन ये आखिरी क्लास में मैंने इसलिए रखी होती है, ये 1.5 घंटा रखा हुआ, हो सकता है कोई आधा घंटा इससे क्लास ऊपर भी चली जाया करे। जब हुआ करेगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा, तो एक ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ये पढ़ेंगे जरा इन बिटवीन कहीं पर भी, और इसकी जो वेटेज होगी वो 5 से 10 नंबर की होगी। उसके बाद जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, हमारा इनकम टैक्स लॉस का जो बी पोर्शन, जो इनकम टैक्स के उसने 2 हिस्से कर दिए। ये जो दूसरा है इसमें चैप्टर नंबर 4 से लेकर 13 तक, ये मोस्टली न्यूमेरिकल को डील करेगा मेरे बच्चे। इसे थ्योरेटिकल भी आ सकता है इसमें से, ये नहीं आता नहीं, आता है थ्योरेटिकल भी। लेकिन यहाँ से वो सारे का सारा वो बड़े कंप्रीहेंसिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल एरिया ये कवर करेगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, ये प्योर थ्योरी है, ये सिर्फ थ्योरी होगा। ये मेरे बच्चे यहाँ से थ्योरी भी होगी, ये थ्योरी कम होगी, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वो ज्यादा होगा। उसके ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 4 से लेकर 13 तक, यानी कि 19 में से अच्छे खासे चैप्टर यहाँ पे खप जाएंगे। उसके बाद ये जो कभी इसकी ये इन्हीं के साथ हुआ करते थे, और कभी पूछता था कभी नहीं पूछता था। तो इन 3 चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16, अब उसने इसको अलहदा कर दिया और इसको कह दिया कि ये 10 से 15 नंबर का मैं अलहदा टेस्ट करूँ। देखो ये भी 3, और ये भी प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। स्वाय एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर वो आ जाए तो हमारी मौजें लगती हैं, उसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। वो हम डिस्कस करेंगे उसको। तो वो एक वेल्थ स्टेटमेंट जैसे आपकी ये बैलेंस शीट होती है ना, इसी तरह हम टैक्स वाले भी बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन टैक्स वालों की बैलेंस शीट बड़ी डिफरेंट होती है आपकी इस बैलेंस शीट से। एक आम इंसान की आपने बैलेंस शीट बनानी है उसकी, तो वो अगर आ जाए तो वो वैसे ही हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। तो स्वाय उसके किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल कोई चीज लिखनी नहीं आपने। तो ये भी प्योर थ्योरी है, ये भी प्योर थ्योरी है। और ये 10 से 15 नंबर 3 चैप्टर है, तकरीबन इस पर डेफिनेटली हम 1 वीक लगाएंगे इसमें। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा आखिरी जो एरिया होगा वो सेल टैक्स का होगा। और सेल टैक्स में मेरे बच्चे सिर्फ 3 चैप्टर हैं, और 30 नंबर तक का यहाँ से पूछता है, 29, 28, 30, और बाज का तो 30 से 2-4 नंबर ऊपर भी हो जाते हैं, अगरचे उसने 30 नंबर बोल रखे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल टैक्स। तो ये सिर्फ 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर्स में मेरे बच्चे इसमें थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। सारी बात है कि न्यूमेरिकल हैवी लेवल के भी हैं, हल्के लेवल के भी हैं, लेकिन इसमें कोई 8-10 नंबर की थ्योरी भी आ जाती है, कोई 20-22 नंबर के फिर उसमें न्यूमेरिकल कवर करता है। तो इसमें सिर्फ 3 चैप्टर होंगे, इसके ऊपर तकरीबन हम 2 वीक लगाएंगे।
तो 2 वीक का इसका आखिरी जो हमारा एरिया होगा वो यही होगा। पहले पूरा इनकम टैक्स खत्म करके फिर हम सेल टैक्स की तरफ जाएंगे, ताकि हम सेल टैक्स साथ साथ करते रहेंगे और साथ साथ इनकम टैक्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी भी प्रैक्टिस साथ साथ भी करेंगे। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के जितने की चाहिए, इतने की चाहिए जितने आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। हम लहदा से पास पेपर वही करेंगे जो आपको लाके यहाँ पे क्लास में मैं करवा दूँ। पास पेपर क्वेश्चन बैंक के अंदर पास पेपर ही है, ये ना समझना कि वो खुदा ना खासा पता नहीं कहाँ से बनेगा। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम में भी अगर हमने कुछ क्वेश्चन किए हो तो किस तरह आई कैप के जो पेपर के सवाल उसी तरह के होते हैं, तो कौन सा कोई खुदा ना खासा कितना का उसमें वेरिएशन कर सकता है। तो मिलते जुलते सवाल ही होते हैं। जब आप कर लेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप ना कर सकते हो सादा अल्फाज में। तो ये मेरे बच्चे हमारा थोड़ा सा हमें पता चल गया कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, वो 19 हैं। उसको कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया, 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया। उसमें एक हमारे जनरल चैप्टर है 3, उसके बाद इनकम टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और सेल टैक्स। तो इनकम टैक्स की वो थ्योरी को थोड़ी सी इज्जत दे दी, यानी कि आइन के अंदर तब्दीली ये हुई है कि माशाल्लाह जो हमारे चीफ साहब थे उनको थोड़ी सी आइन के अंदर जगह दे दी है। तो बेटा ये 19 चैप्टर वो तो हमने देख लिया कि कौन पढ़ने का फायदा क्या है, चैप्टर के नाम देखने की जरूरत है बोला, हमें क्या पता अभी चैप्टर में क्या है। तो बेटा अगली बात आ गई, जैसे हमने पेपर पैटर्न तो देख लिया, उसकी शक्ल तो देख ली। जैसे इसमें 2 सेक्शन थे, जैसे अभी मैंने आपको वैसे ही बता दिया वहीं पे कि सेक्शन जो ए है उसमें 60 से 70 मार्क्स है, और इसमें एमसीक्यू शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो मोस्टली इसमें शॉर्ट हो, नॉलेज बेस भी हो सकते हैं उसके अंदर। और ये कहता है कि इसमें कौन सी चीज़ें मोस्टली जो एरिया वही जैसे और स्मॉल कैलकुलेशन, शॉर्ट सिनेरियो रीजनिंग और लो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो सेक्शन बी है ये आपकी जो जैसे जैसे उसने खुद लिखा है हैवी कंसेप्चुअल, कंप्यूटेशनल भी होगा कंसेप्चुअल भी होगा, इसमें अच्छी खासी एनालिटिकल स्किल्स आपको यूज़ करनी होगी, यानी कि एनालिटिकल कहते हैं दिमाग को इस्तेमाल करने की। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से, इतना भी नहीं कि बाहर जाके बस छड़, दिमाग तो हमने संभाल के रखा हो, इसको यूज़ तो करना है। तो कभी ना कभी तो पेपर करना ही है आपने, अभी नहीं तो करोगे तो उसमें करोगे। इसकी औकात नहीं है कि आप रेगुलर सेशन के ऊपर इसको पूरे का पूरा टाइम लगाओ। अभी हिम्मत करके करो, कम से कम 2 पेपर तो हर बच्चा लाजमी रखे, क्योंकि जब 2 पेपर पास करोगे तो ग्रुप बी ओपन होगा ना। एक करके तो क्या क्या फायदा भैया, और एक पेपर से क्या उसको क्या करोगे, यकीन करो एक पेपर रखे उसे, उससे सिर्फ मजाक करोगे आप। देखो एक हर लिमिट होती है ना एक तरह की चीज पढ़ने की। तो बंदा एक ही तरह का 24 घंटे हैं आपके पास, और 90 दिन है आपके पास तकरीबन। अभी देखेंगे इसका पेपर कैसे है। तो खुद सोचो कि एक पेपर पढ़ पढ़ के पागल नहीं हो जाओगे आप हैं? तो अभी 2-3 महीनों में आपने 5 फड़का के आए, तो क्या 2-3 महीनों के अंदर हम 2 नहीं फड़का सकते हैं? अल्लाह माफ करे, दूसरा तो है ही पॉसिबिलिटी फिर खुद के फड़कने की, अगर पेपर में फड़ के अल्लाह माफ करे। अस्तगफिर, बस ये में मार्जिन रखना चाहिए, दिल बड़ा रखा करो मेरे बच्चों, रिश्तेदारों की बता के रखा करो, छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अब डरा दिया ना मैंने आपको, खराब हो गया। कोई बात लेकिन इसका रिजल्ट मुनासिब होता है, यानी कि अच्छी पासिंग रेशो होती है, क्योंकि सिलेबस का बस नाम शाम कुछ चेंज हुए हैं, बीच में तो कुछ चेंज नहीं हो। जिस तरह की पहले पासिंग रेशो चली आ रही है मिलती जुलती ही होगी। जैसे कभी ये सिर्फ वैसे ही देखते जाओ कि ये पासिंग रेशो बता रखी है, खुद सोचें 46% 31% तो कम नहीं होता, क्योंकि पढ़ने वाले होते ही कितने हैं। तो कभी बहुत ही देखो आई कैप तो कहीं पे जिस पेपर में रोकना होता है ना, उसके बाद थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा देता है और बच्चे का लेवल गिर जाता है वहां पे। इसका मतलब बच्चा तो वही होता है ना पढ़ने वाला, वही बच्चा फेल भी कर रहा है, वही बच्चा पास भी कर रहा है। अजीब सा मामला होता है, एक बच्चा 4 अटेम्प्ट देता है, वो खुदा ना खासा वो उसके बड़े थोड़े थोड़े मार्क्स आते हैं, फिर अगली अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं वही बच्चा जो कभी 30 से ऊपर नहीं गया, अज्यूम कर लो। इसका मतलब पेपर सेटिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आई कैप खेल जाता है इस तरह की चीज़ों में। वास का तो जिस पेपर में होता है ना यार इसमें बड़ा बच्चा स्टक हो गया, अब तो एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं रहा, फिर कहता है इसमें जरा हाथ हौला रखो इसमें, और फलाने में रोक लो, उसको एक ही सेंटर में पूरे हो जाते हैं, तो बाकी तुम्हारे सेंटर खाली रहते हैं। यकीन कर लो माजूर के साथ है। तो इस तरह आई कैप इस तरह के मामला करता रहता है, और आपको यकीन नहीं आता तो खैर हम कैसे समझा सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की परसेंटेज रीजन ऑफ फेलियर, जिस तरह भी हमने बी लॉ के अंदर भी डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल पेपर भी है, डेफिनेटली लॉ है। लॉ है, जब पढ़ोगे मेरे बच्चे उसको समझ के पढ़ोगे तो इसको याद करना आसान होगा। समझ नहीं होगी तो मेरे बच्चे वही होगा जो खुदा ना खास्ता जिसका डर होता है। और फिर जाहिर बात है ये एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी उसके अंदर भी मैं इंशाल्लाह जब क्लास खत्म होती है बच्चों को फिर इसकी तरफ कहता हूँ। तो आप लोगों को क्योंकि टाइम पहले ही कम है, तो मैं लाजमी बताऊंगा कि आई कैप की तरफ से देखो, इस तरह की पहले सूरतें आप लोगों के पास नहीं थे जो पीआरसी करके हैं ना, आपके पास पास पेपर थे, कहीं ना कहीं बेचारे फीडबैक इकट्ठा किया करते थे कहीं इधर उधर से, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, या दोस्त साहब की असाइनमेंट उन्होंने फीडबैक इकट्ठी की हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम ये सहूलत है कि आपके पास पास पेपर्स हैं, आपके पास पता है कि पीछे हिस्ट्री में चला क्या आ रहा है, और आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन भी है। और खाली यहाँ तक नहीं, जो बंदा आपका पेपर चेक करता है वो हर क्वेश्चन की आपको फीडबैक देता है।
खुद सोचो कि अगर आपको ये हो कि मैं कब बताऊं कि मैं आई कैप का एग्जामिनर हूं जो पेपर चेक करता हूं, मान लो, खुद सोचेंगे आपको लगे ना राणा साहब बैत करनी हाथ तो है, कितना मुकद्दस इंसान है। हम हम अपने दोस्तों की सुनते हैं, वो बेचारा तड़प तड़प के कुछ चीजें समझा रहा है कि भाई पेपर में बच्चे ये गलतियां करते हैं, वो कहता तू कौन है, तू साइड पे हो। वो उसकी 6 अटेम्प्ट लगी है, वो बताएगा मुझे कि पेपर कैसे करना है। तो हर क्वेश्चन के ऊपर वो कमेंट्री करता है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने ये गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी, उसको ऐसे करना चाहिए था उनको। खुद सोचे इससे बढ़ के आपके लिए क्या हो सकता है। ये वो है बच्चे जो कितना पैसा लगा के अपना पेपर जब देते हैं, उसके होता है ना कि बाद उसका एक तो रीचेकिंग करवाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, एक फीडबैक भी लेते हैं उसके ऊपर कि मुझे कमेंट करके दें मेरे क्वेश्चन में कहाँ पे क्या गलती थी। वो ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है। इवन देन हर क्वेश्चन का आपको बताता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने बच्चों ने परफॉर्म किया, और हर क्वेश्चन के अंदर किस तरह के एक जनरल भी कमेंट्स होंगे ओवरऑल हुआ क्या है। जैसे जस्ट चलें, ये तो ऊपर बता दें लास्ट टाइम कितनी परसेंट ये थी, यहाँ पे इस दफा कितनी आई, बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है। एक कहता है कि फर्दर इट सीम्स दैट क्वेश्चन वर अटेम्प्टेड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि वो देख ही नहीं रहा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह, ले भाई आंसर ले हमसे। कहता फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 होगा कोई जिसमें 27%, हालांकि बहुत बुरा तो नहीं परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी मैनी एग्जामिनी वेस्टेड देयर प्रीशियस टाइम। अच्छा, उसको भी पता है आपका टाइम कीमती है, लेकिन आपको नहीं पता। वो कह रहा है कि आपका बड़ा प्रीशियस टाइम था। कहता है डिस्कसिंग वेदर दे आर रेजिडेंट आर नॉन रेजिडेंट पर्सन। कहता क्वेश्चन कोई पूछा हमने, उसमें बच्चे ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगली बात देखो, कहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द पर्सन वाज अंडर डिस्कशन आर रेजिडेंट पर्सन। कहता है हमने बकवास कर रखी थी क्वेश्चन के अंदर कि ये रेजिडेंट बंदा है, लेकिन माशाल्लाह वो बता रहे हैं वहां पे लिख लिख के, हम आपको बता देंगे बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। खुद सोचें कितना उसको गुस्सा आता होगा। ये गुस्सा आया उसको है कि मोस्टली बच्चे, भाई ये चीज तो पहले ही हमने जिक्र कर दिया, आप क्यों जिक्र कर रहे हो, ये ब्लंडर होते हैं। और कहता है कि इस बच्चे का ये लेवल है, वो क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ पाता, तो क्यों हम इसको आगे लेकर जाएं, इसके 6 महीने और लगवाओ, हो सकता है मैच्योर हो जाए। तो अल्लाह माफ करे, इस तरह करके वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी सम टाइम कोई बड़े ब्लंडर की वजह से वो कहता है कि नहीं बच्चा बिल्कुल ही निकम्मा है। अल्लाह, इसलिए मेरे ये एक एग्जामिनर कमेंट्स कम से कम 3 अटेम्प्ट से हर सब्जेक्ट जो भी आगे आप सीए का करने जाओ, चाहे अकाउंटिंग हो, लॉ हो, कोई भी हो, ऑडिटर शॉर्टेड, आपने पिछले कम से कम, ज्यादा कर लो तो अच्छी बात है, कम से कम 3 अटेम्प्ट के आपने क्वेश्चन निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो, चाहे कैलकुलेट कर उसको वो लिख लो, अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम उसको दिमाग में सोचो, उसका सोल्यूशन देखो, और फिर देखो कि और आपने क्या सोल्यूशन सोचा, और एग्जामिनर कमेंट्स उस क्वेश्चन के ऊपर क्या कमेंट्री कर रहा है, क्या मैंने भी वही गलती तो नहीं की। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से, और जब आखिर पे मॉक अटेंड करके जाओगे तो इंशाल्लाह वो सारी रिहर्सल हो चुकी होगी जो पेपर करने के लिए काफ़ी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बच्चा इनको कोई वैल्यू नहीं देता। खैर, मेरे बच्चे यहाँ पे फिर वही होती है कि चीज़ें याद रखने के लिए बार बार रीड करना होगा। फिर अगली बात आ जाती है स्टडी मटेरियल की। भाई मेरे नोट्स जरूरत ही को नहीं, मेरे बच्चे आई कैप ने मिलियंस पे करके ये किताबें बना के आपको दी हैं। जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, आई कैप उनको लिखने वाले को भी पैसे देता है अगरचे वो कॉपी करता है, और जो बंदा इस किताब को रिव्यू करता है उसको भी पे करता है। ये अच्छा खासा पैसा लगा के आई कैप ने ये किताबें बना के आपको दी है। यकीन कर लो, ये बहुत जबरदस्त किताबें हैं, और आई कैप इनके बाहर कतन कुछ नहीं सोचता। हाँ, थोड़ी सी तरतीब का इशू होता है इसमें, लेकिन भाई तरतीब का क्या करना है, एक चीज यहाँ पे भी है, वो दोबारा भी बोलेगा इसके बारे में कहीं पर। बाकी टीचर क्या कर देते हैं अपनी किताब के अंदर, वो जो सेम एरियाज होते हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठे कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, वो चीजें बार बार रिपीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिपीट होंगी तो आपकी रिव्यू नहीं होगी ना, नुकसान थोड़ी है। और मुश्किल वर्डिंग है, फलाना है, टमकाना है, भाई न्यूमेरिकल तो सब्जेक्ट है, ज्यादा तो न्यूमेरिकल है ना, कोई अज्यूम कर लो 60-70% तो न्यूमेरिकल है, चलो 50% कह लो, क्योंकि कुछ एरियाज तो जैसे 5 से 10 नंबर पहला एरिया, और जो दूसरा हमने डिस्कस किया था 10 से 15 नंबर, वो तो है ही प्योर थोरेटिकल, वहां पे न्यूमेरिकल कुछ नहीं। यानी कि कोई 25-20-25 नंबर तो यहीं से निकल आते हैं जो थोरेटिकल है, कोई 15-20 नंबर बाकी, मतलब 60% तक कह लो, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछेगा, दूसरे भी थोरेटिकल भी होंगे। तो मेरे बच्चे, जब आपने एक चीज़ को अप्लाई करना है तो किताब पढ़ लो, इसके ऊपर हर चीज़ के असूल लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो मैं बच्चे को एक चीज़ बताता हूँ, बेफिक्री होती है आई कैप की किताब पढ़ने के बाद कि मैंने कोई एरिया नहीं छोड़ा। और फिर अभी आप पीआरसी करके आए हो, आपने देखा होगा कि आई कैप अपने मटेरियल को चेक करता है पेपर के अंदर, ताकि बच्चों को भी पता हो कि भाई हमने भी पैसा लगाया हुआ। आई कैप सोचता है कि कभी किताबें हम बनाते थे, आप किताबें बना रखे हैं, बच्चा यूज़ नहीं करता उसको, कि किताब की तरफ ध्यान दिलवाने के लिए वो वहां से डिटो लाइनें उठा उठा के एमसीक्यूज के अंदर रखता है, जब 4 ऑप्शन कुछ इस तरह की चीजें पूछे। इसलिए मेरे बच्चों, जब भी एमसीक्यूज आते हैं, अगर ये एमसीक्यूज ना होते तो मैं पहले बच्चों को कहता था जो मर्जी किताब यूज कर लो,
यहाँ पे क्लास के अंदर मेरा होता था टेक्स्ट में जो मर्जी किताब पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो फॉलो करूंगा, चाहे आप उसको मुश्किल कहें, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी चीज़ों को आसान करके बताना। अगर अज्यूम कर लो कि उसमें चार पैसे कमाने के लिए या जो भी है कोई इस तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल दे दूं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। तो इसमें जो इसका मटेरियल होगा, यानी कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, और साथ में बच्चे आपने रखनी होगी क्वेश्चन बैंक, ये दोनों हार्ड फॉर्म में रखने हैं आपने, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर नहीं। और आई कैप की किताब ही यूज करने की कोशिश करनी है, अनलेस के खुदा ना खासा आपने अपने रूममेट के हाथों पे बैत कर ली, फिर तो मेरी बात है, वो तो पीरो मुर्शिद हो गया ना, फिर आप मेरी बात थोड़ी मानोगे। मैं जितना मर्जी यहां पे तड़प लूं कलप लूं, आपने कल वही किताब आपके सामने होगी जो आपके रूममेट ने बोली होगी। ये एक कमाल है, क्योंकि आपको डर भी होता है ना, अगर ये कमाल की किताब मैंने ना पढ़ी, खुदा ना खासा कल कमी पेश हो गई, मैंने ताने दे दे के मार देना। रौला तो यहाँ पे तानों का है? तो इसलिए मेरे बच्चों, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज करनी है हम लोगों को, और ये हार्ड फॉर्म में, और कल एक्सपेक्ट करूंगा मैं आप लोगों के पास ये किताब हो। उसके बाद वैसे वही ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन घर बैठ के भी अटेंड कर सकते हो, और रिकॉर्डर लेक्चर और ये सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, कोई क्यूरी श्यूरी करनी हो तो उसी वही तरीकाकार होता है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अगर तो ताज़ी ताज़ी ली है तो बिलाल उसको वापस भी ले लेगा, मैं उसको कह दूंगा। और वैसे भी आप लोगों ने ये कहने पे वापस थोड़ी करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, डाउनलोड करना है ना आई कैप की वेबसाइट से। अभी क्वेश्चन बैंक, वैसे एक चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक उसको चार पैसे बचाना चाहते हो तो उसको भी सॉफ्ट में रख लो। बचा के क्या करो? देखो देखो, हम टाइम बचा रहे हैं ना, सबसे कीमती चीज़ टाइम है। तो अगर हम कोई 700-800 लगा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे से, उसको हार्ड फॉर्म में रखो अपने पास, ताकि कहीं पर भी बैठे हो, जहाँ पे मन करे क्वेश्चन निकाला उसको करें। वो तो सर वहाँ पे भी कर सकते हैं, दिक्कत होती है ना, बस आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यार ठीक है, एम ही बोल रहे हो, लो बेटा। अच्छा, टेस्ट का यहाँ पे देख लें, क्योंकि बच्चे जब बीएलडी पढ़ रहे होते हैं, डीएसआर पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे बड़े एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है। यहाँ पे उस लेवल की टेस्टिंग नहीं हो पाती। होती हैं, होंगे इंशाल्लाह टेस्ट भी उसके, लेकिन उस लेवल के ना सोचना हर चैप्टर के चार चार हैं। यहाँ पे उस तरह का नहीं होगा मामला। हाँ इंशाल्लाह जितने मैक्सिमम हो सके जो हमारे लिए काफ़ी होंगे, वो इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सवाल कराने वाला मामला होगा। या आपको होमवर्क दे दिया कि फलाना क्वेश्चन बैंक आपने सवाल करके आना, तो वहाँ पे क्योंकि होमवर्क नहीं ना होता, वहाँ पे कभी दिया मैंने होमवर्क फलाना चीज़ करके आनी, लेकिन यहाँ पे होगी। इसलिए मेरे बच्चों, इसमें टेस्टों वाला मामला थोड़ा सा वो कम, क्योंकि ज़्यादा करने से चीज़ें हैं। मैं लिखवाई जाऊँ आपसे थ्योरेटिकल कुछ इस तरह की चीज़ें, हो गया तो सही, लेकिन इतना टाइम नहीं होता सुबह से लेके आपकी शाम तक क्लास होनी, जिन्होंने 2-3 पेपर रखे होंगे। तो बेटा उसके बाद थोड़ा सा आपने डेट शीट लाजमी देख लेनी है कि आपका पेपर कब कब है। ये आपका जो टेक्स्ट का पेपर है इंशाल्लाह ये होगा थर्ड सेकंड लास्ट, ग्रुप ए का, 6 मार्च को इंशाल्लाह। तो अगर आपने काउंटिंग रख रखी है तो आपको टैक्स में 2-3 दिन मिल जाएंगे बीच में, यानी कि 2 के बाद फिर सीधा 6 को पेपर होगा आपका, तो 4 दिन बीच में आ जाते हैं। अगर तो काउंटिंग के साथ आप दे रहे हो, अगर बीएलडी के साथ दे रहे हो तो फिर इसमें 1 दिन का वक्फा होगा। तो परेशानी हो जाना इसको लाया भाई, अब उसकी बेस पे फैसला करो दिन कितने हैं, कोई मसला नहीं। अगली दफा भी तो दिक्कत होगी ना, अगली दफा हो सकता है जब ग्रुप बी के पेपर उठाओ, आपके 2 लगातार दिनों में पेपर आ जाए, फिर क्या करो? क्योंकि ये जो एक एक दिन का वक्फा रखा हुआ, ये ग्रुप ए के पेपर में लहदा रखा हुआ, ग्रुप बी के पेपर में लहदा है। जब ग्रुप ए और बी के पेपर मिक्स होंगे तो हो सकता है वहां पे 2 लगातार दिनों में 2 पेपर आ जाए। जैसे होता है ना लास्ट टाइम, अगली दफा अज्यूम कर लो एक बच्चे ने कैप 5 रखा हुआ और साथ बीएलडी जो छोड़ा हुआ है अभी, पक्की बात है कि कैप 5 ही रखेगा। माशाल्लाह ये दोनों लगातार 2 दिनों में हो, उनको मुबारक हो। फिर इसमें उनको कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इस तरह के इश्यूज भी आने में बच्चों, इस तरह के इस मामले में फैसले ना करना शुरू कर देना। ले बेटा, कोई सवाल हो तो कर लो किसी तरह का, कोई सवाल है? हाँ, ये जरूरी है। मैक्सिमम इंशाल्लाह कोई 6-7 फरवरी मैक्सिमम, क्योंकि ये देखो उतना वो नहीं है ना, या तो क्लास हम कोई 2.5-3 घंटे की रखते हैं, ये क्लास अभी फिलहाल 1.5 घंटे की, आगे जाके देख लेंगे उसको। लेकिन फिर भी एहतियातन इस दफ़ा क्लासें क्योंकि अर्ली शुरू हुई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 5-7 फरवरी तक एंड हो जाएगा। लेकिन जब एंड होगा तो तैयारी के साथ एंड होगा, तो कोई मसला नहीं, अगर 1-2 दिन ऊपर लग भी गए तो कोई मसला तो नहीं, अगरचे फरवरी छोटा सा है। 28 दिन का है ना। हाँ, ये भी याद रखना, इसमें 3 दिन आपके वैसे ही खा गया है पाकिस्तान। पढ़े? हाँ, आपको लगा होगा कि सिर्फ आज पता नहीं बातें ही करनी है। Yes. तो बेटा चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। ये आपके इनकम टैक्स के जो बेसिक असूल हैं, जिसके ऊपर आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो यहां से शुरू होते हैं। यानी कि इसका नाम चैप्टर 4 का मैंने आपको पहले बता दिया, इसके नाम वही हैं पिछले जो पहले हुआ करते थे।
सब्जेक्ट्स के चैप्टर हर उसी तरतीब से है, बस ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ है। तो चैप्टर 4 में बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स को लेके। अगर सबसे पहले हम देखें मेरे बच्चे, टैक्स का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा। यस यस। है? तो ये जो टैक्स है, अज्यूम कर लो कि हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को दे दिया करते हैं उसको हम टैक्स कहते हैं। कोई बंदा प्यार मोहब्बत से भी हम पैसे ले लेता है हमारी इनकम में से, जैसे घर वाले हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि हम टैक्स ले रहे हैं। हम उनको घर वालों को तो अपनी इनकम में से पैसे देते हो ना, अपने यार दोस्तों को भी दे देते हो, खिला भी देते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन हम उसके लिए लफा टैक्स नहीं बोलते। हाँ, कोई बंदा कोई जबरदस्ती भी हमारी इनकम में से हिस्सा ले लेता है, बात का होता है ना कि इन्होंने इलीगल नाके शाके लगा रखे होते हैं, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे कोई और हैं, वो भी हमारी इनकम में से पैसा ले, हम उसको कहते हैं तुम लोग जग्गा टैक्स ले रहे हो। तो टैक्स वो भी होता है, लेकिन उसके लफज बोलते हैं जग्गा टैक्स है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पे जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन किसी कानून के तहत। पहले कानून बनाया जाता है, फिर उस कानून के तहत आपकी इनकम में से एक खास पोर्शन किसी रूल्स के तहत वो मेरे बच्चे आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसके लफ्ज बोलते हैं ये टैक्स है। कहता है इनकम टैक्स डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स, यानी कि ये भी टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात होगी ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। जाहिर बात है, लाइबिलिटी के ऊपर तो गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लगाएगी कि भैया अगर आपने किसी का लाख पे करना है 10% हम पे करेंगे। है, ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपकी लाइबिलिटी ले जाए, लेकिन इनकम लेके जाएगी। इसका मतलब टैक्स सिर्फ इनकम पे लगेगा, ये आपकी लाइबिलिटीज पर नहीं लगेगा। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो कहता है कि ये लेवी ऑफ टैक्स है, यानी कि इंपोज करना टैक्स को, लेकिन किसके ऊपर? सिर्फ इनकम के ऊपर। और किसकी इनकम के ऊपर? अब यहाँ पे कुछ चीजें होंगी मेरे बच्चे, ये किसी इंसान की इनकम के ऊपर, यानी कि अगर खुदा ना खासा कोई जानवर को मारा हो तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान नहीं है ना, सादी सी बात है। तो जो हमारे नजदीक इंसान हो और वो बेशरम कमाता भी हो, उससे हम क्या करेंगे? उससे टैक्स रिकवर करेंगे। तो बड़े होता है ना बंदा, बास का तो इस तरह के कोई और भी मशीनें यूज कर लो, फलाना यूज कर लो, तो अगर वो मशीन देखो आगे मसला बना हुआ ना एक अच्छा खासा, जैसे जो बिल गेट है, उसने ये पॉइंट उठाया कि देखो आप लोगों ने फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल दिया। जब फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला, वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं और रोबोट्स टैक्स ही नहीं देते। वो जो जब लोग काम करते थे, लोग वहां पे इनकम कमाते थे, लोग टैक्स पे करते थे। अब रोबोट वहां पे काम कर रहे हैं और वो तो इंसान ही नहीं, क्योंकि कानून में टैक्स किस पे लिखा हुआ है? पर्सन पे। और माशाल्लाह रोबोट खुश है कि हम कमा भी नहीं, हमें टैक्स देने की जरूरत। सच्ची बता रहा हूं मेरे बच्चे, आपको मजाक लग रहा है ये बात है? तो वो खुश है इस मामले में कि भाई ये इंसान तो रुलते हैं बेचारे, थोड़ा सा कमा के अच्छा खासा गवर्नमेंट को पे कर देते हैं और हमें पे करने की जरूरत ही नहीं। तो उसने ये चीज बताई, उसे ये वाजे किया कि भाई जब आप इंसानों को घरों में बैठा दिया, अब बेचारे वो अनएम्प्लॉयड हैं, आपने वहां पे रोबोट से काम लेना शुरू कर दिया, इन रोबोट्स की इनकम का भी हिसाब करो और इनसे उस लिहाज से टैक्स रिकवर करो, और उसको उन इंसानों पे खर्च करो जिन बेचारों को आपने अनएम्प्लॉयड करके घर बैठा दिया। क्योंकि टैक्स जो कमाते हैं उनसे हम पैसा लेकर उन लोगों पे लगाते हैं जो खुदा ना खासा नहीं कमा सकते। तो इसलिए मेरे बच्चों, अगरचे फिलहाल ये टैक्स किस पर लगता है? इंसान के ऊपर। अगर खुदा ना खासा आप टैक्स से बचना चाहते हो तो आप इस डेफिनेशन से अपने आप को निकाल लो। अल्लाह माफ करे, देखो ना हम लॉ पढ़ रहे हैं, और लॉ मेरे बच्चे यकीन कर लो शदीद किस्म का रूल्स को फॉलो करता है, अनलेस कि आप पाकिस्तान में ना। कहता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स, तो इसमें कौन कौन सी इनकम्स आएंगी इसको भी देखेंगे। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड इन सेक्शन। सेक्शन कहीं पे आपने याद नहीं करने, कोई भी ना कहीं पे रेफर करना है, ना इनको याद करने के ऊपर अपनी एनर्जी जाया करनी है। ये किताब के अंदर लिखे होंगे लेकिन आपके किसी काम के नहीं होते। कहता स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड इन सेक्शन जो भी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, जो हम कानून पढ़ने जा रहे हैं जिसके तहत ये इनकम टैक्स आपका आपसे चार्ज किया जाता है आपको, या आपकी इनकम का हिसाब किताब लगाया जाता है, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगर तो आपने बीएलडी पढ़ लिया है तो ठीक हो गया, नहीं पढ़ा तो जब पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा ये ऑर्डिनेंस क्या होते हैं और एक्ट क्या होते हैं। बस अभी इतना दिमाग में रख लो, हमारे मुल्क में कानून साजी का एक पूरा अमल है, एक पूरा अमल है कानून साजी का। जैसे पहले अगर कोई कानून बनना हो, वो नेशनल असेंबली में या सेनेट के अंदर वो पहले उसकी रेजोल्यूशन पास होगी, उसके बाद मेरे बच्चे अगर नेशनल असेंबली में था तो सेनेट में जाएगा, सेनेट के पास सदर के पास जाएगा, सदर जब उसको अप्रूव कर देगा ये बन जाता है एक्ट। डिफरेंट तरह के एक्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, फलाना एक्ट है। तो एक तो ये एक्ट की शक्ल में कानून होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्डिनेंस की शक्ल। ऑर्डिनेंस जो सदर साहब होते हैं, जैसे अभी जरदारी साहब हैं, वो खुद ही बैठे हुए कानून कोई बना के उसको मुल्क में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लफ्ज बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर उस ऑर्डिनेंस को, ये इसकी उम्र सिर्फ 120 दिन होती है, अगर उस ऑर्डिनेंस को बाद में पार्लियामेंट भी, ये जो दो लोग हैं इसको वो भी अप्रूव करते हैं, तो फिर वो उसको जिंदगी मिल जाती है ऑर्डिनेंस। क्योंकि आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ रहे हैं कब बैठ के इसमें, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट तरह की और भी इसके खास तरह की अप्रूवल ले ली जाती है ताकि ये काम करता रहे, कुछ खास एक्सेप्शन ऐड कर दी जाती है। वैसे तो 120 दिन में ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कभी आया होगा, कहता है उसके तहत हम क्या करेंगे, जो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आपने कितना
टैक्स पे करना है और कौन कौन सी इनकम उसमें कंसिडर की जाएंगी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये सब कुछ वहां पे बता रखा है, वहां पे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल खैर ये सारा हम यही पढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर मान लो कि 16 तक, 15 तक, 16 17 नहीं 16 तक, मतलब 17 18 19 सेल टैक्स है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक, 16 बोला है कि 15 बोला है? 4 से 16। पहले में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, अगरचे उस तरह के कानून की नहीं है, कुछ चीजें आपको समझाई गई हैं वहां पे। चलो उसको निकाल दो भैया, उसको निकाल दें। चैप्टर 4 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक ये सारा इनकम टैक्स है, इसमें बताया जाएगा स्कोप को। लो बेटा जरा देखिएगा, काम की चीज शुरू होगी। कहता है कि इनकम टैक्स कहते किसको है? कभी भी आज के बाद इनकम टैक्स का लफ्ज बोला जाए, कहता है कि शेल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। यानी कि अब देखो इनकम टैक्स इम्पोज किया जाएगा टैक्स ईयर के लिहाज से, लेकिन अब देखो कुछ अल्फाज हैं यहाँ पे जिनके ऊपर हमने ध्यान रखा। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, अब हम समझेंगे यहाँ पे टैक्स ईयर क्या होता है, ऑन एवरी पर्सन। और किसके ऊपर ये टैक्स लगा करेगा? इंसानों के ऊपर, हर बंदा, हर बंदा। लेकिन हर वो बंदा जिसके पास ऐसी इनकम हुआ करेगी जो टैक्सेबल भी हो। यानी कि अगर कोई ऐसी बंदा इनकम कमा रहा है जो टैक्सेबल ही ना हो, फिर कोई रौला नहीं मेरे बच्चे, बेफिक्र रहें आप। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और आप पाकिस्तान में रहते हुए इंसान भी हो और टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो, तो फिर मेरे बच्चे आपको हर टैक्स ईयर के लिहाज से टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एज पर द एप्लीकेबल टैक्स है। सर कितना पे करेंगे? वो उसके रेट्स भी दिए होंगे आगे, हम देखेंगे आपकी इनकम कितनी है और रेट्स भी दिए हुए हैं, उस रेट्स के लिहाज से आपकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा, वो देखेंगे लगभग डिडक्ट कलेक्शन होता क्या है। तो बेटा कोई बंदा पूछ रहे अच्छा बता टैक्स क्या होता है, तो क्या बताया करोगे? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ई टैक्स ऑन एवरी पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम हो। और ये किस लिहाज से कलेक्ट किया जाता है? टैक्स जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं जो अप्लाई होते हैं उसके लिहाज से। अब मेरे अच्छा ये एक जनरल सा उसने स्कोप ऑफ टैक्स का आपको बताया कि टैक्स कहते किसको है। अब जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी ना टैक्स की, इसमें बड़े सारे अल्फाज हैं जो यूज हुए। अब हमने उसको एक एक करके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना शुरू कर। जैसे यहाँ पे टैक्स ईयर की बात हुई है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि टैक्स ईयर कहते किसको है, क्योंकि ये नहीं होता कि अज्यूम कर लो कि आज शाम को बेचारा जो रेडी वाला है वो सारा दिन मेहनत करता है, शाम को घर पैसे लेकर जाता है, और शाम को जब घर जाए पैसे लेकर तो साथ एफबीआर वाले भी आ जाए, पाजी और दिहाड़ी कितनी लगी है? तो 2,000 की दिहाड़ी लगी है, तो दे इसमें से 200 रुपया हमें भी, टैक्स है। ये नहीं और कितने के बंदे रखोगे, कितने रेडी वाले हैं, कितने लोगों के पीछे फिरोगे आप कि किस किस बंदे से आज टैक्स कलेक्ट करना है, आज किसने कितने। तो इसका मतलब एक तरीकाकार हमने तय किया होगा कि जो टैक्स पे करेंगे वो हर साल के लिहाज से हम कैलकुलेट किया करेंगे ताकि आसानी हो। हर साल की पूरे साल की इनकम इकट्ठी करो, उसमें से हम देखेंगे कि उसकी टैक्स कितना बनता होगा। और फिर किससे कलेक्ट करेंगे? पर्सन। अभी यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे पर्सन किसको कहते हैं, पता चलेगा अभी आपको, यानी यहाँ पे इंसान को डिफाइन करने की जरूरत है और डिफाइन भी करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं। हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती मेरे बच्चों, इसलिए तो सियासतदानों ने बड़ी सारी जमीनें रख रखी हैं यहाँ पे मुल्क के अंदर, क्योंकि जमीनों की इनकम टैक्सेबल नहीं है। और वो जितना 2 नंबर काम करते हैं वो कमा के, और कहाँ से इनकम दिखा देते हैं? जमीनों से। और वो वैसे एग्जाम्प्ट होती है, ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और माशाल्लाह जमीनें चाहे बंजर है लेकिन पैसा उनकी बेस पे टका के करप्शन का सारा उनके खाते में डाल देते हैं। खैर, तो टैक्सेबल इनकम एज पर द। अब मेरे बच्चे एक एक चीज को हम डिस्कस करना शुरू, और हर चीज इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मेरे बच्चे बड़ी दफा आई कैप के पेपर में टेस्ट हो चुका है। कोई चीज यहाँ पे पढ़ते हुए ये नहीं समझे ये फजूल है, हर चीज टेस्ट हो चुकी है। याद रखोगे इसको, ये ना कहना कि अभी काम की चीज आएगी 2 4 दिनों के बाद। नहीं नहीं, आज जो हम पढ़ने लगे हैं ये सारा मेरे बच्चे फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है आई कैप के पेपर के अंदर। कहता जब हमने ऊपर की ये जो कुछ पढ़ा ना टैक्स को, स्कोप ऑफ टैक्स को डिस्कस किया है, कहता यहाँ से कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए थे। कहता कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि फिर टैक्स ईयर क्या होता है सर। ये इसका सवाल आपसे पूछें, आप अपने आप से भी पूछें, हमसे भी पूछें। और फिर टैक्सेबल इनकम जो होगी होगी कौन सी, और उसको कंप्यूट कैसे करेंगे। और सर ये बंदा कौन होता है जिसने टैक्स देना है? सर ये एप्लीकेबल रेट्स कौन से हैं, और बाकी टैक्स के ओवरऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते क्या हैं। तो दीज प्राइमरी क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ। अब इन सवालों के हम जवाब देंगे। शुरुआत कहां से हुई है बोला? स्कोप ऑफ टैक्स है। ये स्कोप ऑफ टैक्स है क्या? ये जो मेरे बच्चे हमने जो 2 लाइनें पढ़ी हैं इसको हम कहते हैं ये स्कोप ऑफ टैक्स है। इसी स्कोप ऑफ टैक्स को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने चले हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स ईयर किसको कहते हैं। जिस तरतीब से फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ आपने उसी तरतीब से इसको चैप्टर 4 को, ये जरा थोड़ा सा जरा तरतीब आगे पीछे भी इसकी हो सकती है। लेकिन पहले हम इसको, क्योंकि ये बेस है पूरे के पूरे आगे इनकम टैक्स की, इसको हम पहले खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मिस्टर ए उसको पता है कि मैं इनकम कमा रहा हूं, तो टैक्स वालों को जो एफबीआर है उसको अपनी इनकम में से टैक्स किस वक्त पे करेगा। अब इसको भी तो डिफाइन करने की जरूरत थी ना।
क्योंकि ऐसा तो जब टैक्स वालों का दिल करे कि एक बंदे के पास वो फलाने बंदे ने गाड़ी खरीद ली, फलाने बंदे ने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो फलाने बंदे ने आज शादी तो उसमें बड़ा पैसा फेंक है, तो साथ ही उसके घर पहुंच जाए। कभी तेरे पास इनकम भी होगी तो उसमें से टैक्स पे कर, तो कब देखो, लोग कमाई करते हैं, कमाई करने के बाद अगर इन्हीं कैलकुलेशन में उसको डाली जाओ कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या महीने बाद, 2 महीने बाद, चलो हिसाब किताब दो, बहुत औखा हो जाता है बंदे के लिए काम करना। हिसाब किताब जब मांगते हो तो अगले बंदे ने भी तो पूरा उसका देना ना, आपको बताना, वो इसी काम में लगा रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक मुनासिब टाइम पीरियड हमने सोच लिया, क्या पूरा साल सुकून से अपना कारोबार करो। जब साल एंड होगा, जब साल एंड होगा, हमने कहा कि साल कब एंड होगा, उन्होंने कहा 30 जून। जब भी किसी कैलेंडर ईयर का 30 जून आया करे, समझ लो कि आपके 12 महीने कंप्लीट हो गए, आपने साल गुजार लिया, आपने कमा लिया साल के अंदर। अब जब 30 जून आएगा, आप अपनी इनकम का हिसाब किताब करो और हमें टैक्स पे करो। यानी कि यहाँ पे ये नहीं होता कि हर दूसरे दिन आपसे हिसाब किताब मांगे। यहाँ पे हम टैक्स ईयर डिफाइन कर लेंगे, यानी कि आपकी सालाना इनकम का हिसाब किताब लगाएंगे और उसमें टैक्स चार्ज करेंगे उसमें। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्स ईयर, ये तो हमें पता चल गया 12 महीने का एक टाइम पीरियड होगा जिसमें हम आपकी टैक्स कैलकुलेट कर, इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये डिफरेंट तरह के टैक्स ईयर्स होंगे। ये जो टैक्स ईयर है 12 महीने ही होंगे, लेकिन ये डिफरेंट तरह के होंगे। हर कारोबार की नीड के लिहाज से हमने उनको टैक्स ईयर एलोकेट किया होता है। ये 3 तरह के टैक्स ईयर मेरे बच्चे अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, जो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो 30 जून को एंड हुआ करेगा। बात कर, कुछ कारोबार को नॉर्मल टैक्स ईयर सूट नहीं करता, उसके लिए हम उनके लिए स्पेशल टैक्स ईयर भी रखे होंगे जिनका नाम होगा स्पेशल टैक्स ईयर। उसके बाद में रखे एक और टैक्स ईयर होगा, ट्रांजिशन टैक्स ईयर। ये अलहदा से कोई टैक्स ईयर नहीं होता, ये इन दो में जब कोई तब्दीली होती है, यानी कि नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, या नॉर्मल से, या स्पेशल से स्पेशल, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, अभी हम पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। फिर मेरे बच्चे बीच में ये भी आया करें, ये वैसे पका पका नहीं है, ये समझ लो कि जिसको कहते हैं हादसाती टैक्स ईयर है। अगर हादसा क्या हो, नॉर्मल से स्पेशल पे चले गए, देखेंगे अभी, या स्पेशल से नॉर्मल, या स्पेशल से स्पेशल पे जाया करेंगे। फिर मेरे बच्चे ये ट्रांजिशन टैक्स है। वैसे जेन्युइन दो ही हैं, एक नॉर्मल टैक्स ईयर और एक स्पेशल टैक्स ईयर, लेकिन बीच में कभी कभार ट्रांजिशन टैक्स ईयर भी आया करेगा कभी कभार। वो कैसे आएगा वो भी देखेंगे। बेटा हम पढ़ के आ रहे हैं वाला कैफ टू। कोई बच्चा मुझे वो कैफ टू के सब्जेक्ट का नाम बताएगा? ठीक होगा, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। और उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना शुरू किया, कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू किया? चैप्टर 4। ये किसके बारे में बताता है? ये बेसिक्स के बारे में बताता है, इनकम टैक्स। और बेसिक्स जब हमने पढ़नी शुरू की, सबसे पहले हमने किस चीज को डिस्कस करना शुरू किया? हमने स्कोप ऑफ टैक्स को पढ़ा। जब स्कोप ऑफ टैक्स को पढ़ा तो कुछ सवाल हैं वहां पे जिनके जवाब ढूंढने हैं हमने। उसमें जिक्र हुआ था टैक्स ईयर का, पर्सन का, टैक्सेबल इनकम का। हम चाहते हैं कि अब हम उन सवालों के जवाब ढूंढें। सबसे पहले हमने टैक्स ईयर को पढ़ना शुरू किया। जब हमने टैक्स ईयर को पढ़ना शुरू किया, हमने कहा कि होते ये 12 महीने ही हैं जिसमें कोई इंसान इनकम कमाएगा, उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो टैक्स ईयर है इसकी भी मजीद आगे 3 तरह की टाइप्स हैं। इसमें नॉर्मल टैक्स ईयर भी होता है, स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है, और एक ट्रांजिशन टैक्स ईयर भी होता है। अगर हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि अगर हम काइंड की बात करें तो सबसे पहली काइंड क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, जैसे जस्ट एग्जांपल, एक ये टैक्स ईयर ही है। ये जो रोड है, सुन लो, ये 12 महीने का वो टाइम पीरियड है जिसमें जो आप कमाओगे उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। लेकिन बेचारा ये रोड बेचारा जीटी रोड की तरह तबाह हो चुका हूँ, वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा? 12 महीनों को, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ करेंगे हमेशा, और 30 जून को हमेशा एंड हुआ करेंगे। इसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? ये क्या है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। समझाने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है किताबों के अंदर मेरे बच्चों को। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या हुआ करेगा? ये हमेशा, हो ही नहीं सकता नॉर्मल टैक्स ईयर कभी 31 दिसंबर को एंड हो जाए। हो ही नहीं सकता कि नॉर्मल टैक्स ईयर कभी 1 जनवरी को शुरू हो जाए। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा और 30 जून को एंड हुआ करेगा। ये पक्का अपने दिमाग में रखें। कोई बंदा आपको कहे ये 2 रुपए पकड़, तुम मान जा कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी नॉर्मल टैक्स ईयर हो जाए, तेरा क्या जाना है? 2 करोड़ ले ले। हमने कहना ना भैया, पक्की बात है, नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ही होता है। अच्छा, अज्यूम कर लो कि बास का होता है ना कि जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, ये रोड ही है, अज्यूम कर लो, हमें पता चला कि यार ये रोड में बहुत खड्डे हैं। वैसे ही बता रहा हूँ, कारोबार की किसी की जरूरत बता रहा हूँ। ये रोड बड़ा खराब है, हम चाहते हैं कि यार कोई और रोड नहीं, कोई बेहतर, जहां से हम अपनी मंजिल पे भी जाना चाह रहे हैं और साथ हम कोई बेहतर रोड यूज कर सकें। तो कोई बंदा आपको बताएगा यार वो साथ थोड़ा सा दूर ना एक मोटरवे जा रही है, बड़ा कमाल का रोड है। अब ये कोई कारोबार ना जो पहले अज्यूम कर लो नॉर्मल टैक्सी यूज कर रहा था, लेकिन उसको सूट नहीं कर रहा था ये नॉर्मल टैक्सी। अब वो चाहता कि कोई कोई स्पेशल टैक्सी हो जो मेरी जरूरत के मुताबिक हो। क्योंकि डिफरेंट कारोबार होते हैं मेरे बच्चों, उन डिफरेंट कारोबार की जो इनकम होती है ना, वो अज्यूम कर लो कि जैसे ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक टैक्स ईयर होता है।
लेकिन 30 जून किसी का वैसे ही वो जिसको कहते हैं इनकम कमाने के वो दिन होते हैं, और वहां पे टैक्स के हम हिसाब किताब पे लग जाते हैं। कहता है यार मेरा सेशन तो एंड होने दो मुझे, अब ये कमाई का टाइम है, ये कमाई का टाइम तो गुजरने दो, मैं फिर आपको इनकम कमा के आपको हिसाब किताब भी दे देता हूँ। दौरान आ जाओगे तो क्या है मेरे पास अभी, है पहले मैं आपकी कैलकुलेशन करूं और फिर मैं अपने काम करूं, और मिलेगा भी आपको कुछ नहीं, इन दोनों में मेरे पास है ही क्या, अज्यूम कर लो। हम फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ठीक है तो अपना ये जो इनकम का सीजन है इसको कंप्लीट, जस्ट जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम इसकी शुगर मिल्स की बात करें, शुगर मिल्स के मेरे बच्चे एक खास टाइम होता है जिसमें गन्ने की क्रशिंग होती है, जिसमें वो चीनी बनाते हैं, फिर उसको आगे सेल करते हैं, फिर उससे कमाते हैं। हम कहते हैं भैया आप सुकून से क्रशिंग कंप्लीट कर लो, जब आपकी क्रशिंग कंप्लीट होगी उसके बाद अपनी इनकम का हिसाब किताब दे दें। इसी तरह अज्यूम कर लो कि जो राइस के एक्सपोर्टर होते हैं वो भी फसल का एक टाइम होता है, जो चावलों की फसल है, हम कहते हैं पहले वो फसल की कटाई कर लो, उसके बाद जब आप कमाश मालोगे सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें कहते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं चावलों को। इसी तरह मेरे बच्चे हम कुछ और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि कुछ खास कंपनियों को ये जो हमारा नॉर्मल टैक्स है ये सूट ही नहीं करता, कुछ लोगों को। हम वो कहते हैं कि हमें कोई स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए, हम कहेंगे ये है ना ये स्पेशल टैक्स ईयर, आपकी इनकम के लिहाज से हम आपको एक टैक्स ईयर एलोकेट कर देते हैं। ये भी 12 महीने होंगे, लेकिन ये हमेशा ये 1 जुलाई 30 जून से लेके, ये इसके अलावा कोई और टैक्स ईयर होगा, यानी कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक नहीं होगा, इसके अलावा 12 महीनों का जब कोई बंदा टैक्स वालों को हिसाब किताब दे रहा होगा उसके लफ्ज बोला करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर है। लेकिन मेरे बच्चे जब हम नॉर्मल से स्पेशल पे जाएंगे उड़ के थोड़ी जाएंगे, हैं बीच में कोई और रोड भी तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जहां से ये गाड़ी भगाते हुए हम स्पेशल की तरफ जाएंगे। ये जो मेरे बच्चे 1 साल से दूसरे साल पे जब हम शिफ्ट होते हैं, तो बीच में डेफिनेटली मेरे बच्चे ये भी एक टाइम हुआ करेगा, देखेंगे ये कैसे निकलता है, इसके लफ्ज बोला करेंगे ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये ट्रांजिशन टैक्स ईयर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये हमेशा कब आया करेगा, जब आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाएं, या स्पेशल से नॉर्मल पे, या हो सकता है हम मोटरवे पे जाएं, हमने कहा कि यार ये रोड भी फारग है, ये भी हमारी गाड़ी के लिहाज से मुनासिब नहीं, एक और स्पेशल बताओ। तो फिर हो सकता है हम स्पेशल से आगे किसी और स्पेशल पे, तो फिर बीच में कौन सा आया करेगा, फिर बीच में ट्रांजिशन टैक्स आया करेगा। यार यानी कि ट्रांजिशन टैक्स खुद से कोई टैक्स ईयर नहीं होता अपने आप से, ये हमेशा, ये जब हम चेंज करते हैं टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, उस वक्त ये बीच में आता है। याद रखोगे इसको। कोई बंदा ये कहना कौन सा टैक्स ईयर यूज करता, कहता मैं ट्रांजिशन टैक्स, तो चुप रहो, नशा ही आ जाए, ये तो होता ही नहीं है, यानी कि जो यूज ही वो करता है जो कि होता ही नहीं है, ये तो हादसाती तौर पे है। हाँ या तो नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा होगा या स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा होगा। याद रखोगे मेरे बच्चों इस बात। नहीं बेटा सबसे पहले हम इसको नॉर्मल टैक्स ईयर को देखते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर किसको कहते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल टैक्स ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये कभी भी 12 महीनों से कम नहीं हो। कोई बंदा कहे कि मेरा जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो 10 महीनों का है, तो मेरे से गलत बोल रहा है। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का होगा, और एंडिंग ऑन 30 जून, और ये हमेशा कब एंड होता है, 30 जून को। अब अगली बात, ये तो हमें पता चल गया कि सर ये 1 जुलाई से लेके ये हुआ करेगा 30 जून तक, ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगली बात आती है, अज्यूम कर लो 1 जुलाई 2024 और ये आ गया 30 जून 2025। पहले जो पुराना ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से पहले, इसको हम डिनोट क्या करते हैं, आप कहते थे तेरा टैक्स ईयर क्या है नॉर्मल टैक्स ईयर, वो कहता था अज्यूम कर लो मैं नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा हूँ, कहता कि इसको डिनोट जब करते थे कौन सा टैक्स ईयर है, यानी कि तेरा जो चल रहा है, वो कहता था 2024-25, इस तरह लफ्ज बोला करता था। मेरा जो टैक्स ईयर है नॉर्मल टैक्स ईयर वो कौन सा चल रहा है अभी, तो 2024-25 चल। तो दिक्कत होती थी भाई बता तू 24 है या 25 है, कहता दोनों ही है ना, 6 महीने उसके भी हैं 6 महीने उसके भी हैं। देखो ना 1 जुलाई से शुरू हुआ, 6 महीने 2024 के भी है और 6 महीने 2025 के भी है। तो हम इस तरह करके डिनोट कर दिया करते थे टैक्स ईयर 2024-25 करके। लेकिन अब मेरे बच्चे उन्होंने इसको चेंज कर दिया, अब वो कहते हैं ऐसे नहीं होगा। अब हम देखेंगे आपका जो टैक्स ईयर जब एंड होता है, मतलब एंड कब होता है, यहां पे एंड हुआ है 30 जून को, हम कहेंगे जो 30 जून आपका जिस कैलेंडर ईयर में आएगा, जिस कैलेंडर, ये 2024-25-26 जो भी है, ये कैलेंडर ईयर ना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये हमेशा क्या कहलाता है, ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। कहता है कि जिस कैलेंडर ईयर में ये 30 जून एंड होगा हम उससे डिनोट किया करेंगे। यानी कि अज्यूम कर लो कि 30 जून 2025, तो 2025 जो कैलेंडर ईयर है कहां से कहां तक है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। यानी कि सादा अल्फाज में ये जो 30 जून एंड हुआ है, ये कौन से कैलेंडर ईयर में एंड हुआ है, 2025 में। कहता है इसको हम डिनोट करेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि ये टैक्स ईयर 2024-25 है, बल्कि इसको लिखा करेंगे टैक्स ईयर 2025। बस ये देखो कि 30 जून किस साल में एंड हो रहा है, साल कौन सा, कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर ईयर कौन सा है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो इसमें जो 1 जनवरी, जो 25 की 1 जनवरी 2025 है,
31 दिसंबर 2025, तो ये कब एंड हो रहा था? 30 जून 2025। तो इस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है, तो हम इसी से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो इसके लफ्ज क्या होगा? टैक्स ईयर 2025। याद रखोगे? चाहे बताने के लिए आपको TY भी लिख दिया करेंगे यहाँ पे, चाहे इसको लेकर पेपर के अंदर आपने पूरा लिखना है टैक्स ईयर, पूरा लफ्ज लिखना है वहां पे। नॉर्मल टैक्स ईयर लिखने की इस तरह की जरूरत नहीं होती वैसे। तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? ये 12 महीने का एक टाइम पीरियड है, और ये 12 महीने कब एंड हुआ करेंगे? हमेशा 30 जून को एंड होंगे। जारी बात है, 30 जून आगे, सर वो शुरू भी हमेशा 1 जुलाई से ही होंगे। निश्चय 12 जो महीने हैं, अगर 30 जून का एंड करने हैं तो उसका पीछे आप 1 जुलाई से शुरू करोगे, तभी वहां तक 30 जून हो, ताकि वो 12 महीने बनेंगे। और ये हमेशा कैसे डिनोट किया करेंगे? उस कैलेंडर ईयर से डिनोट करेंगे इन विच द सेड डेट फॉल्स, यानी कि जिसमें 30 जून फॉल कर रहा है, जिसमें एंड हो रहा है वो। याद रखोगे इसको। अब मेरे बच्चे पता क्या हुआ करेगा, तो सबसे अहम चीज यही से आपने सीख के चलनी है। वो पेपर में कहा करेगा कि आपने राणा नवीद साहब की इनकम कैलकुलेट करनी है, और उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। और राणा नवीद यूज करता है नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने टैक्स ईयर 2026 के लिए, टैक्स ईयर 2026 के लिए राणा नवीद की इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, और कुछ नहीं बताएगा आपको, सिर्फ ये बताएगा टैक्स ईयर 2026 है। अब मुझे आपकी जो इनकम की डिटेल देगा ना, वो देगा राणा नवीद की 1 जनवरी 2024 से लेके आगे पर मंथ इतना इतना कमा रहा है। और आज अज्यूम कर लो कि हम 26 में बैठे हुए हैं, 26 के लास्ट के ऊपर, और उसकी पर मंथ इतनी सैलरी, कुछ भी इस तरह की डिटेल देगा। तो कहेगा टैक्स ईयर 2026 के लिए इनकम कैलकुलेट। वो टैक्स ईयर 2026 से पहले की इन्फॉर्मेशन भी दे देगा, बाद की हो सकता है इन्फॉर्मेशन भी दे दे, लेकिन आपको किसके लिए कह रहा है? टैक्स ईयर 2026 के लिए। अब जैसे टैक्स ईयर 2026 बोलेगा, आपने फौरन से वो 12 महीने देखने हैं कि कौन से हैं जिसकी इनकम मैंने लैदा करनी है। वो कौन सी है बोला? 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक। ये इनकम मेरे बच्चे 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, ये इनकम मेरे काम की है। इससे पहले कोई इनकम की डिटेल रखिए, मेरे किसी काम की नहीं। इसके बाद की कोई इनकम की डिटेल रखिए, मेरे किसी काम की नहीं है। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को। तो वो हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे न्यूमेरिकल करो, चाहे कुछ भी उसको बताओ, अभी हम बहुत कुछ आगे डिस्कस करेंगे, रेजिडेंट स्टेटस फलानी फलानी, वो सब इस पे फॉल करेगा। यानी कि आपको अगर यही नहीं पता नॉर्मल टैक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, और अगर जब वो डिनोट किया जा रहा हो, आप ये ना पता चले यहाँ कहाँ से कहाँ तक था, तो दिक्कत होगी मेरे बच्चे। कर ही नहीं सकते आप सवाल को सॉल्व। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मैं टैक्स ईयर 2020 यूज कर रहा हूँ, इसके लिए आप इनकम कैलकुलेट करके दो, तो कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करोगे? 2019 से लेके 30 जून 2020 तक, ऐसे ही ना? और अगर मैं कहूँ कि टैक्स ईयर 2030 की बात होने लगी है, तो फिर क्या करोगे? 2029 से लेके 30 जून 2030। इसको याद रखना है मेरे बच्चों। और ये मैं पूछूंगा आपको, जब वो करेंगे ना, तो सबसे बड़ा जो शुरू के अंदर जो गलतियां करोगे, इंशाल्लाह पेपर तक तो सही हो चुका होगा, जो भी गलतियां करोगे सबसे बड़ी गलती यही होगी। आपने देखा ही नहीं टैक्स ईयर क्या बोला उसने, क्योंकि बात का टैक्स ईयर कुछ और भी बोल दिया करेगा, क्योंकि टैक्स ईयर स्पेशल भी होता है। अब वो कहेगा ये नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा है, बस जनरल बात बोलेगा। आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। और ये मान लो कि 2030 के लिए आपने इनकम कैलकुलेट करनी है, पता चलेगा 1 जुलाई 2029 से लेकर 30 तक, लेकिन बाद का स्पेशल टैक्स ईयर का बोल दिया करेगा। फिर हम देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक है, वो बताया करेगा कि स्पेशल टैक्स ईयर यूज करता है कहाँ से कहाँ तक। याद रखोगे इस बात को। उसको बताना पड़ेगा डेफिनेटली, स्पेशल टैक्स नॉर्मल का तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं होती। लो बेटा, हमें नॉर्मल टैक्स ईयर का पता चल गया, उसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी पता चल गया। अब अगली बात आएगी मेरे को स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, क्यों कर लो, हमारा शुगर का कारोबार है, चलो बैंक की बात कर लेते हैं। हम बैंक हैं, चाहे सेकंड हो थर्ड हो, हमें क्या है इससे। हम बैंक हैं, अज्यूम कर लो हमारा जो नॉर्मल टैक्स ईयर अभी तक हम यूज कर रहे हैं, और नॉर्मल टैक्स मेरे बच्चे कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये हमारा, ये मेरे बच्चे हम नॉर्मल टैक्स ईयर लेकर चल रहे हैं। जब ये नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा खत्म हुआ, अज्यूम कर लो 2025 को, यहाँ पे जब एंड हुआ, तो बैंक वाले सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि सर देखो, जो इंटरनेशनल वो है ना, जो इंटरनेशनली बैंकों के जो साल यूज किए जाते हैं IFRS के मुताबिक, वो यूज किए जाते हैं, जो टैक्स ईयर यूज करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यूज करते हैं। उनका टैक्स ईयर पूरी दुनिया के अंदर बैंकों का मोस्टली 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। हम बाकी दुनिया से देखो, बाकी दुनिया में अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, फलाना है, तो बैंक आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। हमारा साल किसी और
टैक्स ईयर किसी और जगह पे एंड हो रहा है, उनका कहीं और एंड हो रहा है। तो सर हमें भी तो दुनिया के साथ चलना चाहिए ना। तो दिक्कत हो रही है ना सर इसमें, जो हमने 1 जुलाई से 30 जून तक रखा हो। अच्छा अब क्या होगा अगर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है और जेन्युइन मामला है, जेन्युइन मामला है, हम क्या करेंगे, हम उठेंगे और सीधा चले जाएंगे बोर्ड के पास, अज्यूम करो, समझाने की बात करो। अभी फिलहाल कमिश्नर लिख लेते हैं। अभी एक बैंक जा रहा है, देखेंगे आगे कि सारे बैंक उठ के जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, और अगर कोई एक आधा बंदा सिर्फ एक इदारा अपना चेंज करना चाहेगा तो किसके पास जाएंगे, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अज्यूम कर लो हम कमिश्नर के पास चलेंगे, ये कमिश्नर जो इनकम टैक्स कमिश्नर होगा। हमने कमिश्नर को जाके समझाया भाई हमारी शदीद मजबूरी है, जैसे शदीद सर्दी होती है ऐसे ही शदीद मजबूरी भी होती है, हमारी शदीद मजबूरी है, हम इस टैक्स ईयर को टैक्स ईयर के तौर पे यूज ही नहीं कर सकते नॉर्मल। तो वो पूछेगा तो क्या चाहते हो, मजबूरी पहले बताएंगे सर दुनिया में कुछ और चल रहा है, हम कुछ और, हमारी ट्रांजैक्शन आपस में साझी होती है, हमारे एक दूसरे के साथ लेन देन है, लेकिन हम उनसे हटके चल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर पाती क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और लिहाज से, हमारी किसी और। तो खैर उसने कहा कि ये तो वाकई जेन्युइन मजबूरी है, चलो मैं आपको लॉ कर देता हूँ, क्या रखना चाहते हो आप। हमने कहा कि सर आज के बाद जो हमारा टैक्स ईयर हुआ करेगा वो हुआ करेगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। सर हम ये टैक्स ईयर यूज करेंगे। अब देखो ये हम कब चले गए थे, 30 जून को जब हमारा टैक्स ईयर खत्म हुआ नॉर्मल, उसके बाद हमने सर जोड़ के बैठे, हमने कहा कि अगला साल हम नॉर्मली यूज करेंगे। अगला साल हम कौन सा यूज करेंगे, हम स्पेशल टैक्स ईयर यूज करेंगे, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का यूज करेंगे। हम उठ के कहां पे चले गए थे, कमिश्नर के पास, उसको जाके शदीद मजबूरी बताई और उसे इजाजत मिल गई। अब अगला जो हमारा टैक्स ईयर होगा, देखो अब नेक्स्ट हम जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, देखेंगे रिटर्न क्या होती है, और जब सारी डिटेल जमा करेंगे, टैक्स जमा कराएंगे, वो कहां से कहां तक कराएंगे, 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, जो अगला साल होगा, इससे बिल्कुल अगला साल यही होगा ना, क्योंकि आज के बाद हमारा टैक्स ईयर कौन सा है वाला, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है। और पिछला जो एंड हुआ था वो कब हुआ था, 30 जून को। बात समझ आ रही है कि नहीं, ये मेरे बच्चे आज के बाद हम इसको बोला करेंगे, ये हमारा कौन सा टैक्स ईयर है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अभी बीच में जो हुआ है वो अभी डिस्कस करते हैं ट्रांजिशनल में, उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये इस टाइम ड्यूरेशन का क्या करना है। रौला तो ये होगा ना, अब बैंक वाले हो सकता है मिठाइयाँ बांट रहे हो कि टैक्स वालों को हमने धोखा दे दिया, और हर दूसरे तीसरे साल इस तरह चेंज कर लिया करेंगे, और ये 6 महीने की इनकम का क्या करना है, ये भी तो दिक्कत होगी ना यहाँ पे। अब देखो ना, जो पिछला साल था वो था 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। अब अगला जो हिसाब किताब देंगे टैक्स वालों को, वो देंगे 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक, 31 दिसंबर 2026 तक। बीच में मेरे बच्चे अगर देखें, 1 जुलाई 2026 से लेके, सॉरी 25 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, इसकी डिटेल तो खाक हो गया ना बैंक, मिठाइयाँ तो बनती हैं, कितनी इनकम बचाई होगी बैंक ने, हैं? अच्छा जब ये मिठाइयाँ बांट रहे थे ना, वहां से टैक्स वाले का भी जिक्र हुआ, गुजर हुआ वहां से, इसको भी उन्होंने मिठाई खिलाई। उसने पूछ लिया भाई मिठाई किस चीज की है, बताना तो नहीं था, लेकिन बात का होता है कोई बंदा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता। कहता हमने टैक्स वालों को चूना लगा दिया है। कहता क्या चूना लगाया, उनको क्या पता था ये टैक्स वालों का है, अज्यूम कर लो। उसने कहा कि देखो भैया हमने क्या कर लिया, हम नॉर्मल टैक्स ईयर में चल रहे थे, हमने स्पेशल पे चेंज कर लिया, अब 6 महीने की हमारी इनकम बच गई, उनको पता ही नहीं चला। उसने जाके टैक्स वालों को बताया पाजी उधर मिठाइयाँ चल रही हैं, तुसी किधर बैठे हो? उन्होंने कहा कि अब इसका क्या करें फिर, क्योंकि अब वाकई हमने तो इजाजत दी है उसको कि अब आज के बाद उनका ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा, लेकिन अब इसका क्या करें। कहता तुझे मिठाई खिलाई है ना, कहता हाँ, कहता जा जाके आज उनको एक चीज बता। कहता ये जो 6 महीने थे ना, 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, इसका हिसाब किताब अलग था। जब वो पैगाम लेकर गया तो उसने बैंक वालों ने उसका मजाक उड़ाया, कहता ये टैक्स हमने हमेशा साल का जमा कराना होता है, ये तो साल ही नहीं है, साल होगा तो जमा कराएंगे ना। तो चपेड़े मार के उसको वापस भेज दिया। उसने जाके बताया, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि जा जाके अब उनको बता, हमारे नजदीक टैक्स वालों के नजदीक वो 6 महीने ही पूरा साल है, इनकी ऐसी की तैसी। इस 6 महीने को हम लफ्ज बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलेंगे, यानी कि यहाँ ये भी ईयर लफ्ज बोलेंगे, ये नहीं होगा कि मान लो कि इसके साथ लफ्ज ईयर नहीं लगाना। कहते हैं हमने आपके इन 6 महीनों को भी साल कंसिडर किया है, इसका पूरा 6 महीनों का साल की तरह हिसाब किताब दो, तो फिर इस 6 महीने का वो अलहदा हिसाब किताब जमा करवाएंगे हम। याद रखोगे मेरा छूट। यस सर। तो ये मोस्टली इस तरह आया करेगा, जब नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, बीच में इस तरह जो गैप आया करेगा उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, क्योंकि टैक्स वाले इसको भी माफ नहीं करेंगे, हो सकता है ये 3 महीने का हो, ऐसा भी हुआ करेगा समटाइम।
हो सकता है कि हमने क्या किया हो, इसको सितंबर से शुरू किया हो, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। हो सकता है ना मेरे बच्चे, जैसे अभी हम यहाँ से करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो साल होगा वो एंड हुआ करेगा, अज्यूम कर लो 30 सितंबर को। हो सकता है ना सर। तो कहाँ से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक है। अब हमने कहा कि अब 1 अक्टूबर से लेके आगे 30 सितंबर तक का हिसाब किताब देंगे, बीच में 3 महीने खा गए, जुलाई अगस्त सितंबर। क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा कब बनेगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। टैक्स वाले कहेंगे वो 3 महीने भी हमारे लिए क्या है, साल है। अब उसका लहदा हिसाब किताब दो, उसकी लहदा रिटर्न जमा करवाया करेंगे, देखेंगे उसको क्या रखोगे मेरे बच्चे इस बात का। अब दिक्कत एक शुरू और हो। अब दिक्कत ये देखो, हमारा जो स्पेशल टैक्स ईयर था, इसको देखो कि कहां से कहां तक होता है बोला, 1 जनवरी। अज्यूम कर लो ये जो टैक्स ईयर हमने स्पेशल, कोई और 12 महीने भी हो सकते हैं। यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर के 12 महीने 1 जुलाई 30 जून के अलावा, अगर आप अपने टैक्स वालों को जो इनकम और टैक्स जमा करवा रहे हो, इनकम का हिसाब था और टैक्स जमा करवा रहे हो, इसके अलावा कोई और 12 महीने हो, वो हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहलाता है। लेकिन अगली दिक्कत आ गई कि सर उसको डिनोट कैसे करना है। यहां पे तो हमने ये रखा ना, चलो इस स्पेशल टैक्स ईयर की बात करते हैं, जो हमारे नजदीक 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक था। इसको कैसे डिनोट करेंगे सर, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, बस ऐਵੇਂ ही बैठे हो। कोई थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक हो गया। और कईयों को लग रहा होगा कि ये तो हम बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा हुआ था। भाई आसान चीजें भी आएंगी पेपर के अंदर, मुश्किल भी आएंगे, सारा कुछ होगा ना। हाँ, तो बेटा तो देखिएगा, कहना इस टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करना है, इसका असूल देख लो। असूल कैसे डिनोट किया करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। असूल ये होगा कि जब स्पेशल टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा, उसके बाद हम देखा करेंगे इसके बाद वाला 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है। जब भी स्पेशल टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा, उसके बाद ये देखा करेंगे इसका जो 30 जून है इसके बाद आने वाला, वो किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है। जस्ट एग्जांपल, ये 31 दिसंबर 2026 को एंड हुआ है, ये स्पेशल टैक्स ईयर हमारा। इसके बाद जो 30 जून आएगा वो किस साल में आएगा, 2027 में। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर 2027, इससे उससे डिनोट करने की बात करें, बात समझ आ रही है। अब एज्यूम कर लो, मैं आपको बताऊं, एक हमारा टैक्स ईयर है जो 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ और 30 सितंबर 2021 को एंड हुआ। मुझे बताओ इस ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल है, स्पेशल है। ये निशानी क्या है, ये 1 जुलाई से 30 जून, ऐसे यही निशानी होती है मेरे बच्चे। ये 1 जुलाई से 30 जून है ही नहीं सर, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, वो अगली बात पूछेगा, इसको डिनोट किस टैक्स ईयर से करेंगे, यानी कि इसका टैक्स ईयर क्या होगा बोला, टैक्स ईयर 2021 को तो 30 सितंबर आ गया ना नशैया, इसके बाद 30 सितंबर के बाद कोई जून आ रहा है किसको। अच्छा माधव जी, मैं प्यार मोहब्बत से कहता हूँ नशे, एंड देखना ना, इसके बाद जब एंड होगा, जब एंड हुआ है 30 सितंबर, इसके बाद किस कैलेंडर ईयर में 30 जून आ रहा है। वो तो 22 में आएगा ना, अब तो सितंबर शुरू हो गया ना 21 का, तो इसमें तो 30 जून अब दोबारा नहीं आना। अब जो इसके एंड होने के बाद जो 30 जून आएगा वो 2022 में आ रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे 2022। दोबारा, टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027। गलत तो नहीं ना, सही है ना। अच्छा कहीं पे हो सकता है इस तरह की कोई लिखने में कोई गलती हो जाए, तो उस्ताद को दुरुस्त करा देना कि सर यहाँ पे ये गलती हो गई, इंसान हो ना। ये कौन सा मैं रट के आया हूँ इस तरह की कोई चीज़, ये कॉन्सेप्चुअली है मेरे बच्चों, उस राम ने इसको करना। और मैं कोई भी कोई, हाँ कोई सवाल बात का होगा समटाइम, अदरवाइज ये क्योंकि मैं कानून पढ़ाता हूँ, मैं वकील भी हूँ, अज्यूम कर लो उसका कोई फायदा नहीं होता, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता, मैं वकील हूँ या जो भी। चीजें जिस तरह कानून ने बताई हैं उस तरह करनी होती है, तो रिहर्सल करने की उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो कानून बता रहा है, बस आपको लॉ का पता होना चाहिए यहाँ पे कि कानून ने क्या लफ्ज बोला है। मतलब ये नहीं करें कि खुदा ना खासा यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे, ये इसलिए करेंगे कि डिफरेंट तरह की सिचुएशन जब वो देगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, आप उस तरह की सिचुएशंस को टैकल करना सीख लें। होगा तो लॉ ऐसे रिलेटेड, लेकिन अल्फाज बाज का तो ऐसे रख देता है बीच में, कंप्लेक्सिटी ऐसी रख देता है कि वो जरा अंदाजा लगाना किस कानून के तहत उसको सॉल्व करना थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। करना कानून के मुताबिक ही है। इसमें कोई है ही नहीं कि आप अपने लिहाज से कुछ सोच लेंगे। खैर वापस आओ, तो बेटा अब मुझे बताओ, ये 31 मार्च 2027 को हमारा टैक्स ईयर खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला टैक्स ईयर 31 मार्च 2027 को जो एंड हो रहा है, मुझे बताओ ये नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है। स्पेशल है। फिर अगेन निशानी क्या है, 1 जुलाई से 30 जून तक नहीं जा रहा है यहाँ, उसके अलावा है। और ये क्या होगा, स्पेशल होगा। अब अगली बात मेरे बच्चों,
मुझे बताओ इससे डिनोट किससे करेंगे? 2027 टैक्स ईयर 2027, क्योंकि जब एंड होगा, बस हमने, अच्छा कुछ भी ना करो, बस वो जब वो नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, स्पेशल हो, जब एंड हो ना, उसके बाद ढूंढना शुरू कर दो, इसके बाद 30 जून कब आ रहा है? 30 जून कब आ रहा है? इसके बाद 30 जून कब आएगा? 2027 में आ जाएगा। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2027। याद रखो, तो ये हमारा होगा टैक्स ईयर 2027। तो ये मेरे रखे इस तरह का, याद रखो, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा कि स्पेशल टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करना है। जब वो एंड हुआ करेगा, उसके बाद ढूंढा करेंगे 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ, उससे डिनोट कर दिया करेंगे। और जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, हम देखा करेंगे 30 जून किस में एंड हो रहा है, जिस साल में एंड हो रहा है वही होगा, उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं होती, 30 जून वही है, बस ये देखेंगे किस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है। ऐसे ही हुआ था ना? ठीक हो गया। तो बेटा अब अगली बात आ गई, और अब रोला पड़ेगा किसका बोला, वो जो बीच में एक टैक्स ईयर आया था, ट्रांजिशन टैक्स ईयर। अब इसको समझते हैं बिल्कुल। हमने कहा था कि मेरे बच्चे 30 जून को जब हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स ईयर, हम टैक्स वालों के पास चले गए, कमिश्नर के पास, और हमने कह दिया कि सर ये हमें सूट नहीं करता, आप हमें ये वाला स्पेशल टैक्स ईयर ये अलाउ कर। उसे हमारी मजबूरी को देखते हुए टैक्स ईयर अलाउ कर दिया। अब मेरे बच्चे ये तो हमें पता कि अब हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा 31 दिसंबर को, हमारे एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ, और हम इसको किससे डिनोट किया करेंगे? इसके बाद जिस साल में भी 30 जून आया करेगा, जैसे ये 26 को एंड हुआ है तो 27, उसके बाद अगला साल 31 दिसंबर 2027 को एंड होगा तो 28, इस तरह करता है, करते हैं ऐसे ही ना। अब हमने कहा कि सर बीच में ये जो टाइम पीरियड बच गया था, टैक्स वालों ने कहा था इस टाइम पीरियड को भी हम क्या क्या बोलेंगे, ये भी टैक्स ईयर है, इसको भी माफ नहीं करना। टैक्स वाले माफ ही नहीं करते कोई भी इनकम आपको, लेकिन इनकम का हिसाब देना होता है हमने ईयरली। ये साल बनता ही नहीं था, टैक्स वालों ने कहा कि चाहे ये साल नहीं है, ये 12 महीनों से कम है, लेकिन हम इसको भी साल ही मानेंगे। तो कानून की निगाह में ये साल ही है, और ये कहां से कहां तक है? 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम, क्योंकि अगला टैक्स ईयर 1 जनवरी से शुरू हो रहा है उनका। ऐसे ही था मेरे बच्चों। टैक्स वालों ने इसको कहा कि सर ये आपका आज के बाद होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक हो गया, ये तो हमें आगे समझ के ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। अब इसको डिनोट कैसे करना है? सेम वही असूल जो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए है, सेम वही असूल। यानी कि जब हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म होगा, उसके बाद एंड होगा, उसके बाद आपने फिर 30 जून ढूंढना है किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है, वही हमारा क्या होगा? वो हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। उससे डिनोट करेंगे उसको, उससे डिनोट करेंगे उसको। अब जस्ट एग्जांपल, ये हमारा 1 जुलाई से 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक ये हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर था। मुझे बताओ इसके बाद 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है? 2000, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2026। तो थोड़ी बहुत समझ आ रही है इस बात? स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशन टैक्स ईयर को डिनोट करने का सेम तरीकाकार है। जब भी एंड हुआ करें, आप हमेशा इसके बाद 30 जून ढूंढा करो किस साल में एंड हो रहे हैं, वही साल जिसमें इसके बाद 30 जून आएगा, वही साल हमारा टैक्स ईयर होता है। नहीं ना समझ आ रही? दिक्कत तो हो रही होगी वैसे, क्योंकि थोड़े से परेशान बैठे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आ जाएगी। नहीं मेरे बच्चों, अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी ऐसा, क्योंकि चीजों का तो हमें पता चल गया ना, हम सीधा जाके प्रैक्टिस ही कर लेते हैं पहले। लो बच्चों, ये आपके सामने कुछ टैक्स ईयर है, ये मैंने इसको अपडेट नहीं किया, आपकी किताब में 26 के लिहाज से है, क्योंकि अच्छा एक और चीज शुरू के अंदर ही लिख दी जाती है आपकी किताब के अंदर, कि इस किताब में जो मटेरियल दिया गया है और क्वेश्चन बैंक में जो मटेरियल दिया गया है, वो इन अकॉर्डेंस विद टैक्स ईयर 2026 के लिहाज से हमने आपको दिया हुआ, यानी कि ये जो हमारा जो भी चल रहा होगा, जो साल अभी चल रहा है हमारा, उसके लिहाज से आपको दिया गया है। यानी कि अपडेटेड फिगर है इसके अंदर नए कानून के मुताबिक। हो सकता है मेरे किसी एग्जाम्पल में कोई पुरानी वो चीजें कुछ चीजें हों, जैसे अभी यहाँ पे सब कुछ 25-26 के मुताबिक किया हुआ, जहाँ पे 21 आ रहा होगा 25 होगा, जहाँ पे 22 आ रहा होगा 26 होगा, वहाँ पे आपकी किताब के अंदर। लेकिन मैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त से ही यही रख रखा है, उस वक्त ये। लो बेटा, एक तो आपने ये बताना है कि, अच्छा मैं पढ़ाता हमेशा फास्ट ट्रैक में, एक और बता दूं, मैंने आज तक नॉर्मल टैक्स, वो नॉर्मल टैक्स कहना, नॉर्मल सेशन ही पढ़ा है, तो मैं हमेशा फास्ट ट्रैक अच्छा लगता है, 2-3 महीने में खत्म कर दो। या ये कह लो कि मुझे नॉर्मल में कभी मौका ही नहीं मिला कि नॉर्मल बैच में कभी पढ़ाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, और उस्ताद के बराबर बंदा क्या बैच लगाए, तो वैसे ही मुनासिब नहीं लगता। तो सर इमरान शाह साहब पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो माशाल्लाह वैसे ही कमाल का पढ़ाते हैं, मुझे भी कहाँ जहाँ पे कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो मैं सर से समझता हूँ, और मैंने अपना टैक्स भी सर से ही पढ़ा हुआ। पढ़ा तो कहीं और से था, लेकिन खुदा ना खासा ये मेरा आखिरी पेपरों में से पेपर था जो मैंने पास किया था। रट्टा नहीं मुझसे लगता, जारी बात है रट्टा भी है, और उस वक्त समझने समझाने के इतने मामला नहीं होते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, जो टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ा दिया, जितनी का अकल होती थी उसके मुताबिक हम कर लिया। किताब रट्टी होती थी, ये नहीं पता कि वही किताब मैं लेकर फिर रहा हूँ जो 2-3 साल पहले की थी।
उसको रटा हुआ था, किताब छोड़ने को दिल नहीं करता था, लेकिन ये नहीं पता था चीजें चेंज होती हैं हर साल भैया। तो राणा साहब तुम पुरानी किताब तो रिटर्न की जा रहे हो। तो खैर, जो भी हुआ वो कम अकली थी, इंफॉर्मेशन की कमी थी उस वक्त, व्हाट्सएवर। लो बेटा, पहले बताओ ये टैक्स ईयर पहला कौन सा है, नॉर्मल या स्पेशल? 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, 31 अगस्त को एंड हो। नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल। अब ये 31 अगस्त 2021 को एंड हुआ है। मुझे ये बताओ इसको डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2022, क्योंकि 30 जून अब 2022 में आएगा। अब ये तो हुआ ही अगस्त में एंड है ना, इसके बाद तो 30 जून ही आना 21 में। तो 30 जून आ ही कब रहा है? 2022 में। इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2022, और ये स्पेशल टैक्स ईयर है। फर्स्ट, दूसरा मुझे बताएं, खुद ही पढ़ लें कहां से। ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपको पता चल गया स्पेशल टैक्स ईयर है, मुझे बताओ डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2022, क्योंकि वो आई उसके बाद 30 जून 2022 को रहे। सी बताओ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मुझे बताओ डिनोट किससे करेंगे? 22 से ही कर देंगे, क्योंकि 30 जून इसी साल में आ जाएगा, ये 31 मार्च है। मार्च अप्रैल मई जून, तो टैक्स ईयर 2022 से ही इसको डिनोट कर देंगे। डी बताओ, स्पेशल या नॉन स्पेशल है ये, क्योंकि और हो 12 महीने। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई 12 महीने से कम का हुआ तो पक्के और ट्रांजिशनल कोई होगा, ये भी ध्यान रखना बीच में। ये तो खैर पता चल जाता है ना इस फिगर से भी। खैर, ये 1 मई से 30 जून है, सॉरी सॉरी, 1 मई से अप्रैल, 30 अप्रैल। तो ये स्पेशल टैक्स है, और किससे डिनोट करेंगे? 22 से ही करेंगे, क्योंकि उसी में ही आ जाना 30 जून में। आखिरी बताओ, तो किससे डिनोट करेंगे? 2022, ऐसे ना बच्चे, और ये नॉर्मल है। ये बच्चे हमारा टैक्स ईयर है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सब। हाँ, इसमें जो थ्योरी आएगी, अब थ्योरेटिकल भी तो आएगा ना मेरे बच्चों पेपर, जैसे अभी हमने इससे इस अगली बात, यहाँ पे जो थ्योरी आती है सबसे बड़ी यही चीज पूछी जाती है बार बार पेपर के अंदर, कि एक एक कारोबार है या कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, वो अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, उसको प्रोसेस बताओ। तो सबसे ज्यादा यही टेस्ट होता है। तो उसका जो चेंज करने का प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर जरा देखिएगा। अच्छा, अल्फाज अंग्रेजी में चाहे उसने जो मर्जी लिखे हो, आप उसके बारे में ना जाइएगा, तो उसने ये डिनोट करने के लिए क्या अल्फाज बोले हैं, पढ़ ये लीजिएगा। और इसने कौन सा पूछना है पूछना भी हो तो अपने अल्फाजों में बता दीजिएगा, इट्स ओके, क्योंकि लीगल वर्डिंग है। अगला देखिएगा, कह रहा है वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स, यानी कि जब भी आपका टैक्स ईयर डिफरेंट होगा नॉर्मल से, और वेयर बाय एन ऑर्डर ए पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर टू यूज ए 12 months पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि सादा बता रहा है कि किसी भी बंदे का टैक्स ईयर नॉर्मल से अलग हो, या उसने कमीशन से इजाजत लेके कोई और 12 महीने यूज कर रहा है, सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर। और ये डिनोट कैसे करेंगे? बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर के लिहाज से इसका भी हम देखेंगे कि अगर मैं फिर आपको बताऊं, ये अल्फाज इसने बड़े वाहियात किस्म के लिखे हैं, कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर जो रेलिवेंट, सॉरी, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विद द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। पता नहीं क्या लिखा है, उसको गोली मारो। मैं फिर आपको अभी अल्फाज बोल दिए थे, पढ़ लो। तरीकाकार हमने सीख लिया है, वही है। मतलब इसका मतलब ये है, जब हमारा इस लाइन का मतलब क्या है, जब हमारा स्पेशल टैक्स ईयर एंड होगा, हम उसके बाद देखेंगे 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आया, उस वो हमारा टैक्स ईयर होगा। इन अल्फाजों का ये मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। तो बेटा, ये काम की चीज आ गई। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि अगर एक होता है ना खास, अज्यूम कर लो, हो सकता है एफबीआर, अच्छा बोर्ड का मतलब यहाँ पे एफबीआर होगा। एक होता है ना, अगर बच्चे कोई बीएलडी पढ़ रहे हैं तो वहां पे लफ्ज बोर्ड आता है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात होती है। यहाँ पे कहीं पे लफ्ज बोर्ड आ जाए तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि अगर किसी क्लास, पूरी क्लास है, यानी कि सारे बैंकों का हमने असूल ये बना देना है कि वो यही जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यूज करेंगे, तो फिर एफबीआर उसको अलाउ करेगा कि पूरी क्लास को हम स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर रहे हैं, ये वाला। यानी कि अगर पूरी क्लास का चेंज करना हो तो बोर्ड, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे ने चेंज कराना हो तो उसको कमिश्नर से इजाजत लेनी हो। जैसे सिर्फ हम अपने बैंक का, हम फैसल बैंक वाले हैं, हम अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे किसके पास? बोर्ड के पास जाने की जरूरत है, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, उसको मजबूरी बताएंगे और चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर अज्यूम कर लो हम चाहते हैं सारे बैंकों के चेंज हो जाए, तो हमें किसके पास जाके अप्लाई करना होगा? बोर्ड के पास, एफबीआर के पास। याद रखोगे? तो अगर किसी बंदे ने, किसी इंडिविजुअल ने, उसको पर्सन ने, किसी पर्सन ने उसको चेंज करवाना हो तो वो किसके पास जाएगा? वो कमिश्नर के पास। और अगर पूरी क्लास ने ही चेंज करवाना, उस तरह के लोग, क्लास का मतलब तो उस तरह के जितने भी लोग, जितने शुगर बनाने वाले हैं जितने मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जितने कोई फलानी चीज खास एक्सपोर्ट करने वाले हैं, स्टील को एक्सपोर्ट करने वाले, व्हाट्सएवर,
कहता है द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अगर क्लास ऑफ टैक्स पेयर की बात है तो उसके लिए बोर्ड डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ असेसी, असेसर वो होते हैं जिन लोगों के बारे में हम टैक्स असेसमेंट करते हैं। लफ्ज यहाँ पे बोला जाता है कि जिन बंदों की इनकम के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं उसको कहते हैं, ये हम मान लो कि या जिनकी असेस कर रहे हैं इनकम को, उसके लफ्ज बोला जाता है असेस। फॉलोइंग टैक्स ईयर फॉर स्पेसिफाइड टैक्स ईयर एज स्पेसिफाइड, चलो ठीक हो गया, स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये मेरे बच्चे कुछ एग्जांपल दे रखे हो, पेपर में पूछेगा कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या, अज्यूम कर लो, पूछा तो नहीं भी, इतना सादा थोड़ी पूछेगा आपसे। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा, कैसे डिनोट करते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल भी दे दो अगर किसी को अलाउ हुआ तो। ये बच्चे इस तरह डिनोट करते हैं, कौन इजाजत देता है, वो भी क्लास को कौन इजाजत देता है और पर्टिकुलर बंदे को कौन इजाजत देता है। उसके बाद में बच्चे ये खास कंपनियों की एग्जांपल भी दे दी पाकिस्तान के अंदर, ये कंपनियां ये स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रही हैं। जैसे पाकिस्तान में जितनी मैन्युफैक्चरिंग शुगर को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वो गन्ने की क्रशिंग के लिहाज से है। जितना राइस एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं उनका टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, ये भी वो चावल की फसल के लिहाज से है कब उसकी हार्वेस्टिंग होती है। और जितने बैंक हैं और इंश्योरेंस कंपनी 1 जनवरी 31 दिसंबर से सर इनकी कौन सी क्रशिंग और हार्वेस्टिंग है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, क्योंकि इंटरनेशनली बाकी मुल्कों में यही टैक्स ईयर यूज किया जाता है। याद रखोगे इस बात, ये स्पेशल टैक्स ईयर की कुछ एग्जांपल जो पाकिस्तान में चल रही है। अब ये चीज मेरे बच्चे काम की है, ऊपर तो जो भी था वो था, ये है वो जहां से आंसर करना होता है। वो आपको तो कहेगा कि सीएफई कोई भी फलाने तरह का कारोबार करते हैं, ये अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं, हम देखेंगे इंडिविजुअल है ना, मतलब एक एक कारोबार है। अगर ये टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है तो कहाँ पे अप्लाई करेगा, ये कमिश्नर के पास अप्लाई करेगा। पूरी क्लास नहीं है ना, अज्यूम कर लो उस तरह के सारे लोग नहीं। कह रहा है ए पर्सन यूजिंग a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year। यानी कि अगर स्पेशल से नॉर्मल पे आना हो वापस, या नॉर्मल से आपने स्पेशल पे जाना हो, या स्पेशल से स्पेशल पे जाना हो, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। और जबानी कलामी नहीं उसके पास चले जाना मिठाई का डब्बा लेके जब पाकिस्तान में हो तो। खैर पाकिस्तान के कानून पढ़ रहे हो, लेकिन पता नहीं प्रैक्टिकली ऐसे होता होगा कि नहीं। कहते हैं आपने इन राइटिंग अप्लाई करना है कमिश्नर को टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि सिर्फ अब वो कहानी यहां से शुरू होती है, जब भी किसी ने अपना टैक्स ईयर चेंज करना होगा तो कहां पे अप्लाई किया करेगा, कमिश्नर के पास। और अगर पूरी क्लास ने चेंज करना है तो बोर्ड के पास। जब कमिश्नर को अप्लाई करेगा जबानी कलामी होगा या लिखकर होगा, लिखकर। और ये सारी चीजें वो पेपर में ढूंढेगा। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखोगे पास पेपर के भी, ये पास पेपर के जो ये क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें पास पेपर के सवाल भी हैं, कुछ इन्होंने खुद भी बनाए हुए हैं। ज्यादा उसमें पास पेपर के सवाल हैं, लेकिन उसके अलावा पास पेपर वैसे भी अवेलेबल है सोल्यूशन के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैप के जो पास पेपर पड़े हुए हैं वहां पे सोल्यूशन के साथ वो अपडेटेड नहीं होते। मतलब जो पिछली 2-3 अटेम्प्ट हैं उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया उस तरह का, स्वाय चंद एक रेट्स के आपको तकरीबन मिलती जुलती चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर पुराने वक्तों में जाते जाओगे थोड़ा सा और, तो वहाँ पे कुछ इनकम जैसे हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इनकम फ्रॉम जो ये प्रॉपर्टी है वो कभी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हुआ करती थी। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे इसको, उसको अब उसका हेड चेंज कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें भी फिर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम यूज करेंगे, अगर पास पेपर पिछली 2-3 अटेम्प्ट के कर लेना वो काफी है, 3-4 अटेम्प्ट के मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन बैंक कर लो और साथ पिछले 3-4 अटेम्प्ट के, अगर हो सकता है सवाल वही होंगे क्वेश्चन बैंक में, कोई डिफरेंट भी होगा तो हमारे हम करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होगी। तो बेटा जितना हो सका करेंगे मैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सर इमरान शाह साहब के दूंगा, ये मैं पहले आपको बता दूं। मैक्सिमम सवाल करेंगे इंशाल्लाह, वो बड़े ही जो कम्प्रीहेंसिव हैं, जो जिनको ज्यूम कर लो कि जिसको 2-2.5 घंटे लगा के आपको करवाना करवाना है, उतना टाइम नहीं हमारे पास होगा। वो आपको आपके पोर्टल्स पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको उसको यूट्यूब का भी लिंक दे दिया जाएगा कि आप यहाँ से करोगे। सेम है ना, असूल है ना, एक सवालों की बात कर रहा हूँ, टॉपिक नहीं। कोई 1-2 सवाल, ये ना परेशान हो जाए, खुदा ना खा अल्लाह माफ करे, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि सर आपकी जिम्मेदारी है ना, आप हमें वो करें। मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फास्ट टैग है ना मेरे बच्चों, उसमें कोई 1-2 सवाल आपको उस तरह के दे दिए जाएंगे कि ये 1-2 सेल टैक्स का, ये 1-2 सवाल इनकम टैक्स का, आप ये भी कर लो ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उसकी। कहना द कमीशन शैल ग्रांट परमिशन, अच्छा कहाँ तक क्लास है भाई हमारी, बस ये आखिरी बात है मेरे बच्चों, ये इसको खत्म करने बस। द कमीशन शैल ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन ए कंपेलिंग नीड, अभी हमने डिस्कस किया था ना, मजबूरी दिखाओ। मजबूरी दिखाओगे तो मेरे को आपको इजाजत मिलेगी किसी भी तरह के टैक्स ईयर को चेंज करने की। एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज द कमिश्नर में इम्पोज, हो सकता है साथ कोई कंडीशन भी रख ले, पहले पिछली सारी लायबिलिटी क्लियर करो फिर होगा। पहले अज्यूम कर लो कि ये फलाने मामला करो, ये चीज मुझे फैसिलिटेट करो, ये सिक्योरिटी, कुछ भी इस तरह का मामला हो सकता है। A change of tax year from normal to special या vice versa, special to normal, granted by the commission is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible but अब एक और चीज उसने बता दी, कहता है जिसने इजाजत दी है वो जब चाहे इजाजत को विड्रॉ भी कर सकता है।
लेकिन मेरे बच्चे जब विदड्रॉ करेगा तो उसको लाजमी एक दफा सुनेगा भी उसको। यानी कि हमने स्पेशल टैक्स ईयर अपने लिए वो करवाया था कमिश्नर से। अब कमिश्नर को लगा कि सीएफई वालों की अब वो जरूरत नहीं रही जो जिस बेस पे इन्होंने मुझसे इजाजत ली थी, या इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देकर मुझसे इजाजत ली थी, कुछ भी हो सकता है ना। वो दोबारा से मैं उस पर दोबारा नॉर्मल पे, लेकिन जब दोबारा बुलाएगा करेगा उसको नॉर्मल पे, एक दफा सीएफई वालों को कहेगा इधर आओ, ये अब तो आपकी जरूरत नहीं रही ना, तो मैं क्यों ना आपका वही टैक्स ईयर बहाल कर दूं जो पहले था, नॉर्मल या स्पेशल, तो मैं क्यों ना करूं उसको। आप मुझे बताओ क्या अभी भी कोई जरूरत है? अगर नहीं होगी तो वो दोबारा उसको उसी, तो इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या है, एक दफा सुनेगा भी उनको ये करने से पहले। ये सारी बातें बतानी है पेपर के अंदर, मैं बार बार बता चुका, ये सबसे अच्छी खासी दफा टेस्ट हुआ एरिया है। एंड ऑर्डर द कमीशन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर आर। अच्छा, अब अगली बात, हमने अपना टैक्स ईयर हमारा था नॉर्मल 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2025, सॉरी 30 जून, गलत हो रहा था, 30 जून 2025 कर देते हैं, 1 जुलाई 2024, ये हमारा टैक्स ईयर था। हमने उनको जाके कहा कि सर हमें अलाउ कर दें स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ये हमें अलाउ कर दें। देखो आप 15 मिनट लेट आए थे ना क्लास में, तो 2-4 मिनट अगर ऊपर चली जाएगी क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हाँ, 4:15 बजे तक थी ना क्लास, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए, तो अभी 5 मिनट रहते हैं, सिर्फ 5 मिनट हो। लो बेटा जरा देखिएगा, हमारा टैक्स ईयर कौन सा था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब हमने कौन सा करवा लिया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ये हमने इजाजत लिया कमिश्नर से। कहता है ये जो ऑर्डर आपको मिला है कमिश्नर से, ये कब इफेक्टिव होगा, कब इंप्लीमेंट हो जाएगा? कहता है जिस दिन हमारा स्पेशल टैक्स जो भी हमने चेंज किया है, जिस दिन उसका पहला दिन होगा, उस दिन वो जो हमने हुक्म लिया था, उससे ऑर्डर लिया था नए टैक्स ईयर का, उस दिन वो नाफज हो जाएगा। यानी कि हम कहीं पर भी बीच में गए थे उसके पास, कमिश्नर के पास, हमने कहा था सर ये हमें सूट नहीं करता, ये लॉ कर दो, उसने लॉ कर दिया। उसने लॉ कर दिया, अज्यूम कर लो उसे 30 सितंबर को लॉ कर दिया था हमने, वो 30 सितंबर को इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। वो इंप्लीमेंट उससे होगा जिस दिन आपका जो नया आपने टैक्स ईयर रखा है, जो भी स्पेशल टैक्स ईयर, जिस दिन उसका पहला दिन होगा, उस दिन वो नाफिजुल अमल होगा, जो भी इजाजत मिली है उसी दिन। यानी कि वो कहना चाह रहा है उसी दिन नाफिज नहीं हो जाता जिस दिन आपको हुक्म मिल जाता है, उसकी तरफ से इजाजत मिल जाती है, बल्कि जो टैक्स ईयर आपने नया लिया है उसका जो पहला दिन होगा उस दिन वो इंप्लीमेंट हो जाएगा आपके ऊपर। याद रखोगे ना? इसका मतलब ये नहीं कि पिछले तो सर वो ट्रांजिशन की तरह गया, वो लहदा हिसाब किताब देंगे ना। नहीं, जो इजाजत मिली है वो तो उसी दिन इंप्लीमेंट होगी जिस दिन वो पहला दिन हो। अब अल्फाज पहले पढ़ो, कहते हैं एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन फॉर चेंज ऑफ टैक्सेस शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल गए थे, जो स्पेशल टैक्स ईयर का पहला दिन था, वो आपका क्या बन जाएगा, वो दिन बन जाएगा जिस दिन वो कमिश्नर की तरफ से जो इजाजत मिली थी नफ्जुल अमल होगी। क्या रखोगे? और अगर स्पेशल से नॉर्मल पे गए हो, तो उसके बाद जो भी पहला दिन नॉर्मल जो 1 जुलाई होगा, उस दिन वो नफ्जुल अमल होगा। ए पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर में फाइल रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। अगर उसको लगे कि कमिश्नर ने जानबूझ के मुझे इजाजत नहीं दी नया टैक्स ईयर यूज करने की, क्या उसने विदड्रॉ कर ली है इजाजत, यानी कि कमिश्नर के हुक्म से कभी भी आप नाराज हो तो उससे ऊपर कोई बंदा बैठा हो जिसको हम बोर्ड कहते हैं, भैया आप उसको अप्लाई कर सकते हो, रिव्यू एप्लीकेशन जमा करवा सकते हो। कमिश्नर एट द टाइम फॉर ग्रांटिंग परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स विदड्रॉल ऑफ द सेम एंड द, यानी कि जहां पर भी कमीशन आपको रोके, कमीशन आपको टैक्स ईयर अलाउ ना कर रहा हूं नया स्पेशल या नॉर्मल जो आप मांग रहे हो उससे, कि मैं स्पेशल यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल पे सर इजाजत दे दो, नहीं दे रहा। सर मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, स्पेशल दे दो, नहीं दे रहा। क्या इजाजत दी थी, उसने विड्रॉ कर दी थी। कुछ भी हुआ हो, आप कहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड को। और फिर बोर्ड का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, वो किसी अदालत में किसी जगह पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक है फिलहाल पाकिस्तान में, हाफिज जी, उनको आप जाके कह दो तो वो उसको खत्म हुआ ना पिछले दिनों में, वो टैक्स टुक्स के मामला थे, तो टैक्स वो कहते हैं कि हमें इस मामले में टैक्स वाले तंग कर रहे हैं। उन्होंने हाफिज जी के पास गए, उन्होंने कहा खबरदार किसी ने हाथ लाया ना, किसी ने हाथ नहीं, जरूरत है किसी की। तो उसके अलावा ले बेटा, ट्रांजिशन टैक्स ईयर भी हमने पढ़ लिया, यकीन कर लो सिर्फ इतनी सी बात आपको ये बोलनी है मैंने। ट्रांजिशन टैक्स ईयर किसको बोला था? वेयर द टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आइदर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर, या स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल, या स्पेशल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल टू नॉर्मल नहीं होता मेरे बच्चों, स्पेशल टू स्पेशल हो सकता है, कोई और 12 महीने किसी और तरह के। याद रखोगे इस बात, कहता है कि फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर आर वाइस वर्सा, यानी कि दोबारा स्पेशल से नॉर्मल या स्पेशल से स्पेशल। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, जब हमारा पिछला टैक्स ईयर एंड हुआ था, वहां से लेके
लास्ट टैक्स ईयर prior to the change and the date on which the change tax year commence। पिछले साल जहां पे हमारा एंड हुआ था उससे लेके जो अभी हमें नया टैक्स ईयर मिला है उससे पिछले दिन से, मान लो कि हमारा नया टैक्स ईयर हो गया 1 जनवरी से, ये कल मैं दोबारा बता दूंगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा नया टैक्स ईयर हो गया। ये 1 जनवरी से पहला दिन कौन सा आता है इससे पीछे? 31 दिसंबर। तो पिछला साल जब एंड हुआ तो उससे अगला दिन कौन सा आता है? 1 जुलाई, ज्यूम कर लो। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का ये जो टाइम पीरियड, ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिशन टैक्स ईयर कहलाएगा। अल्फाज दोबारा देखो, दैट पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, एंड होने के बाद जो टाइम शुरू हुआ, एंड द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर कमेंस शेल बी ट्रीटेड एज ए, और प्रियर टू द चेंज एंड द डेट ऑन, यानी कि उससे पहले जब जब नया टैक्स ईयर हमने शुरू किया उससे पहले वाले दिन तक हमारा ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम ट्रांजिशन टैक्स ईयर कहेंगे। और ये भी 12 महीने की तरह ही ट्रीट करेंगे, हो गए नहीं 12 महीने, लेकिन इसको ट्रीट उसी तरह करेंगे। इसकी अलहदा रिटर्न जमा कराएंगे, इसका अलहदा हिसाब किताब देंगे। मेन यहाँ पे मकसद सिर्फ दो चीजें याद करने वाली थी। एक तो कौन सा टैक्स ईयर ये है, पता चल जाए आपको, उसको किससे डिनोट करना है और कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के दिन के ऊपर सिर्फ यही काम की चीज थी, उसके अलावा बाकी जो भी है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, कभी उससे टेस्ट नहीं की। क्या रखोगे इस बार समझ? तो ये इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। टैक्स ईयर का एरिया आपका कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दाऊद साहब से जो बच्चे पढ़ते हैं, जब जैसे टाइम हो मैं भी दाऊद साहब को कह दूंगा, उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर क्लास खत्म करें, क्योंकि हमारी आखिरी क्लास है, सर्दियां हैं, तो 4-5 बजे तो वैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो मेरे बच्चे इसको आपने लाजमी करना है, और कोशिश करना मेरे बच्चे, कल आपके पास आई कैप जिनके पास नहीं है स्टडी टेक्स्ट वो कर लें, कोई और यूज करनी है तो अपने उस पेपर मैं मना नहीं करता। लोगों में से कोई जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज करते हैं, ग्रुप में ऐड कर। ठीक हो गया, जजाक।